कई राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं, मसलन असम, मसलन बंगाल, मसलन पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरल। कुछ सुदूर पूर्व में है तो कुछ सुदूर दक्षिण में है, यानी सत्ता का घमासान दिखेगा और आएंगे कई मुद्दे। इन सब के बीच हमें और आपको यह भी लगातार पूछना होगा कि हमारी और आपकी जाती जिंदगी जिन मुद्दों से प्रभावित होती है, चाहे वो साफ जमीन हो, चाहे वो साफ पानी हो, चाहे वो साफ हवा हो, चाहे वो शिक्षा के बेहतर मौके हो, चाहे वो वैज्ञानिक चेतना हो, उसको प्रखर करने के लिए ये कथित कुलीन तंत्र सत्ता पक्ष में बैठा हो या विपक्ष में क्या जिम्मेदारियां निभा रहा है। देश की राजनीति कैसी होगी 2026 में, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ कई प्रबुद्ध मेहमान हैं जो मैं उम्मीद करता हूं कि मैदान में कायम रहेंगे। हमारे साथ हैं इंडिया टुडे टीवी के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी नए साल की शुभकामनाएं, नूतन वर्ष मैसेजेस के साथ जिसमें कहा गया है कि आंग्ल नव वर्ष की शुभकामनाएं। नूतन वर्ष अभिनंदन, क्या स्पीच आपने अभी दी, वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। आप बिल्कुल जोश से आए हैं, लगता है छुट्टी मना के पूरे जोश से आए हैं। जनता से के जुड़े हुए सवाल आप उठा रहे हैं, अच्छा लगा। सौरभ, आपकी आज पिछले 10 साल से राजदीप जी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। 28 दिसंबर को ललन टॉप के 10 साल पूरे हुए हैं। इस तरक्की में, इस यात्रा में आपका भी बहुत सहयोग रहा है, इसलिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। नहीं, बहुत बहुत बधाई की। पर क्या आपने अभी एक स्पीच दी, ये तो मुझे अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छे सवाल उठाए। मैंने इसी तरह से एक, आज मेरी दैनिक भास्कर में मेरा कॉलम निकलता है, यही इसी डायरेक्शन में मैंने कहा कि अगर आप वाकई चाहते हैं एक विकसित भारत, तो ये जो मुद्दे आपके हैं, साफ हवा, साफ पानी, जो हमारे शहरी करण की वजह से जो एक तरह से लोगों में लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल रही जो उनको चाहिए। जब तक आप हर व्यक्ति को वो सुविधाएं नहीं दिया, अच्छी शिक्षा, अच्छे अस्पताल, तब तक ये विकसित भारत नहीं बनेगा। मुझे लगता है आपने जो आज भाषण दिया है उसके बाद मैं 100% कहता हूं कि अगर सौरभ द्विवेदी अगले 10 साल बाद नेता बन जाए तो मैं तो आपको वोट दूंगा, बाकी दे ना दे मैं आपको वोट जरूर दूंगा। देवियों सज्जनों, मैं आपको ये आश्वस्ति देना चाहता हूं, वस्त्र बदलेंगे, विन्यास बदलेगा, पत्रकारिता नहीं बदलेगी। आपको इसी अवतार में, इसी स्वरूप में नजर आऊंगा। और फेमस लास्ट वर्ड्स जैसे कहते हैं ना, फेमस लास्ट वर्ड्स अंग्रेजी में, आज आपने कह दिया। ये क्या है, 2026 जनवरी 2 को आपने कह दिया है। 2036 होते होते कौन जाने सौरभ द्विवेदी कहां पहुंचेगा। आपने ललन टॉप को ऊंचाई तक पहुंचाया यार, अब अपने भी करियर को आप ऊपर पहुंचा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जी, मैं बिल्कुल राजदीप जी की इस बात से, देवियों और सज्जनों, फॉर अ चेंज पूर्णतः अक्षरशः सहमत हूं। कुछ भी हो सकता है। आज शुक्रवार है, 3 दिन में दुनिया बदल जाती है, सोमवार तक जाने क्या हो, नया हफ्ता शुरू हो। चलिए दूसरे मेहमान से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं इंडिया टुडे मैगजीन के और इंडिया टुडे नॉर्थ ईस्ट के एडिटर, इंडिया टुडे मैगजीन के मैनेजिंग एडिटर और इंडिया टुडे नॉर्थ ईस्ट के एडिटर कौशिक डेका जी। कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस बार मैगजीन का इशू भी कुछ खास है, मैं चाहता हूं आप हमारे दर्शकों को सूचित कर दें इस बारे में। जी, इस बार ये 600 पेज का स्पेशल इशू आया है। 600 पेजेस का डबल इशू है, क्योंकि इंडिया टुडे मैगजीन ने 50 साल पूर्ण किया है, 5 डिकेड्स। अगर किसी को भी भारत में 1975 से लेके 2025 तक भारत के इतिहास के बारे में, पॉलिटिकल, सोशल, स्पोर्ट्स, साइंस, सिनेमा जानना हो तो संक्षिप्त में ये मैगजीन पढ़ लीजिए। आपको पता चल जाएगा भारत कैसे बदला है 75 से लेके 2025 तक। एक अनमोल इशू है, कलेक्टर्स इशू है, इसको जाइए खरीदिए और आप रिग्रेट नहीं करेंगे। और ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। आपके 10 साल इंडिया टुडे मैगजीन के 50 ललन टॉप के 10 साल, इंडिया टुडे मैगजीन के 50 साल, क्या कहते हैं, डबल। और राजदीप जी के 60 साल, मेरे 60 साल तो पिछले साल कंप्लीट हुए, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए एक हर साल मेरे लिए एक, मैं तो 21 साल का हूं। आई एम 21 ऑलवेज जी, 21 टिल आई डाई। 21 से नीचे इसलिए नहीं आया ताकि वोट डालने की और चुनाव लड़ने की साथ में पढ़ने के लिए। और एक वजह ये है कि इसमें राजदीप सरदेसाई ने भी एक कॉलम लिखा है। वाह साहब, 2005 और 2005 और 15 के बीच, 2005 और 15 का डेकेड कौशिक जी और राजचंद गप्पा ने मुझे कहा उसके बारे में लिखने के लिए। बहुत अच्छी बात। देखिए, ये 50 साल जो है ना, क्या शुरुआत होती है 75 में, जब इमरजेंसी लगती है,
और आज 2025 में है। हम ये 50 साल में कितने बदलाव आए हैं। कुछ जो आज की सरकार के कुछ जो आलोचक है वो कहते हैं अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, जो भी है 50 साल। आप क्या कहते हैं? नहीं, मैं ये वर्ड देखिए, लेट अस नॉट कंपेयर 1975 विद 2025। व्हेन आई थिंक अबाउट इट, जब मैं पढ़ता हूं, लोगों को जेल में डाला गया, पत्रकारों को जेल में डाला गया, सेंसरशिप पूरी तरह से थी, संसद की मियाद बढ़ाई गई। 75 to 2025, 75 was an official emergency. As a historian, an official undeclared emergency is based on your perception. आपकी perception है कि किसी को लगे, लेकिन डिक्लेयर्ड इमरजेंसी और जो हुआ उस काल में जब मैंने पढ़ा है, कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। लोकतंत्र का गला घोट दिया गया था। और मुझे लगता है इन सब डेकेड्स में, हम इस पर और एक दिन अलग चर्चा करेंगे, 80s और 90s, खासकर की 80s की डेकेड, माय गॉड व्हाट अ डेकेड ऑफ इंडिया। और इंडिया टुडे ने जो उस समय में, कौशिक को क्या बता रहे हैं सर, वो असम से आते हैं, सबसे ज्यादा टर्मोइल तो उन्हीं ने देखा। कई पंजाब, असम, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं सोच रहा था कि इंडिया टुडे में मैंने सबसे विस्तार से नॉर्थ ईस्ट के बारे में, असम के बारे में लिखा। अभी मैंने मणिपुर पे एक कवर स्टोरी किया था, तो फिर मैं खोल के देखा, जब हम ये इशू के लिए तैयारी कर रहे थे, 1982 में मणिपुर के बारे में वही सब लिखा गया है जिसके वजह से आज भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। सेम ज्योग्राफिकल इश्यूज 1983 में लगातार 2 बार असम इंडिया टुडे मैगजीन के कवर में थे। तो इंडिया टुडे एक बार तो वो नेल्ली मैसेकर के दौरान, नेल्ली में, और एक असम एजिटेशन के टाइम पे ही, असम अकॉर्ड के दौरान भी मेरे ख्याल से कवर स्टोरी हुई। बिल्कुल, वो उस समय सारे दिग्गज, आप नाम लीजिए, दिग्गज एडिटर्स के, ग्रेटेस्ट जनरेशन ऑफ इंडियन मैगजीन जर्नलिज्म। अगर आप मैगजीन जर्नलिज्म को देखें, मुझे इंडिया टुडे, संडे, इंडिया टुडे वाज नंबर 1, बाकी थे, लेकिन जो उस समय राइटिंग सारे इसी स्टेबल से तो निकले हैं। आप शेखर गुप्ता के नाम ले लीजिए, चैतन्य कालबाग, दिलीप बॉब, ऐसे सभी, सुमन दुबे भी थे, तो सभी थे इंडिया टुडे में, इसी स्टेबल में, इसी पाठशाला में ट्रेनिंग। तो ये संग्रहणीय अंक है, आप लोगों को जरूर खरीदना चाहिए और पढ़ने पढ़ाने की आदत, स्वाध्याय की आदत बनी रहे। ये हमारे स्नायु तंत्र के लिए, हमारे न्यूरल सिस्टम के लिए भी जरूरी है। स्मृति और कल्पना हमें और आपको बचाएंगे। बहरहाल, अब हम अपने तीसरे मेहमान से आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ हैं इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रतिष्ठित अखबार के सीनियर असिस्टेंट एडिटर संतोष सिंह जी, जो पटना से हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सौरभ। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आपको भी नए साल की शुभकामनाएं। हमारी चौथी मेहमान हैं इंडिया टुडे टीवी से जुड़ी हुई अक्षिता नंदगोपाल जी। अक्षिता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वनक्कम Vanakkam, thank you and same to you. I hope someday I can learn to speak Tamil as they say. हमारे पांचवें मेहमान हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर रजत सेठी जी। रजत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नेता नगरी में। नमस्कार सौरभ जी, धन्यवाद। नमस्ते, प्रणाम। हैप्पी न्यू ईयर आपको। हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले, नए साल, नई चुनौतियां, सत्ता पक्ष के लिए और विपक्ष के लिए, इसके बारे में खास तौर पर चुनावी राज्यों के संदर्भ में और 2027 की शुरुआत में जिन राज्यों में चुनाव है, मसलन उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश, उसके संदर्भ में सबसे पहले मैं रुख करूंगा वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई जी का। और इसलिए भी आपका रुख कर रहा हूं क्योंकि मैंने तो विधानसभा चुनाव की बात की है, लेकिन उससे भी पहले एक ऐसी नगर पालिका का चुनाव है जिसका आकार, जिसका वित्त कई विधानसभाओं से, मसलन गोवा की या हिमाचल प्रदेश की या हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों के, उससे ज्यादा बड़ा बजट है, ऐसा बीएमसी। क्या आपको कुछ ऐसे बड़ा पैराडाइम शिफ्ट, बड़ा डायनामिक शिफ्ट दिखता है इंडियन पॉलिटिक्स में, जो 2026 में जिसकी टेस्टिंग हो सकती है? एसआईआर को लेकर जिस तरह की मुहिम चली, नरेंद्र मोदी सरकार को कई मुद्दों पर विपक्ष ने घेरने की कोशिश की, अब कितनी सफल असफल रही, ज्यूरी इज आउट। अच्छा, देखिए, बीएमसी चुनाव जो है ना, वो दर्शाता है कि मुंबई किस तरह से बदल गया है। मुंबई में सबसे बड़ी बदलाव क्या हुआ है? डेमोग्राफिक चेंज। जो वहां की जो आबादी है, एक जमाने में महाराष्ट्रियंस 45 से 50% थे, अब जो आंकड़े आ रहे हैं करीब 32-33%। यानी मुंबई जो है, हम केवल मराठी मानुस का शहर नहीं रह गया है। और जो बाकी समुदाय आए हैं, खास करके उत्तर भारत से आए हैं, उन्होंने मुंबई की तस्वीर बदल दी है और मुंबई की राजनीति बदल दी है। और यही आपको दिखेगा, इसका एक तरह से आईना होगा ये बीएमसी चुनाव।
क्योंकि अब तक पिछले 30-35 साल में शिवसेना की एक तरह से पकड़ रही है मुंबई पर, और यहीं से तो शिवसेना बड़ी हुई थी 1967 में। पहली बार जब उनको जीत मिली वो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मिली, लेकिन तब की मुंबई और अब की मुंबई में बहुत बड़ा फर्क है। अब 20-25%, कुछ लोग उससे ज्यादा कहते हैं, उत्तर भारत से लोग जो मुंबई में बसे हुए हैं, और उसकी वजह से, इस पॉपुलेशन चेंज की वजह से मुझे लगता है मुंबई की राजनीति बिल्कुल बदल गई है। वहीं यह भी है कि आज बीजेपी महाराष्ट्र की पार्टी नंबर 1 बन गई है। उनके पास साधन है, उनके पास संगठन है, और उनके पास नेतृत्व है। इन सब कारणों की वजह से आप हो सकता है पहली बार बीजेपी मुंबई की पार्टी नंबर 1 बनकर आए। पिछली बार कुछ 2 सीटों से वो कम रह गई, 84 शिवसेना को मिली थी, और वो भी एकजुट शिवसेना थी, और बीजेपी को 82। और इसी से हम बड़ी तस्वीर दिखा सकते हैं। बड़ी तस्वीर साफ है सौरभ, भाजपा देश की नंबर 1 पार्टी है। और ये जो 2024 में अटकलें लगाई जा रही थी, 2025 में, क्या नरेंद्र मोदी अब बैकफुट पर है, क्या नरेंद्र मोदी पर प्रेशर है? 2026 आते आते पॉलिटिकली मुझे नहीं लगता देयर इज प्रेशर ऑन नरेंद्र मोदी टू द सेम एक्सटेंट कि 2024 में था। तो ये साल भाजपा के लिए मैं पॉलिटिकल इतना नहीं समझता। उनके लिए एक बड़ी चुनौती है बंगाल, एक ऐसा राज्य जो बीजेपी जीतना चाहती है, क्योंकि वहां वो जीत नहीं पाई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहां से आए, और ये सपना रहा है, खासकर कि एक बार अमित शाह जी से कोई मिला था, उन्होंने कहा माय ड्रीम इज टू विन बंगाल। और मुझे लगता है ये उनकी असली लड़ाई, असली पॉलिटिकल लड़ाई है। लेकिन इस साल मोदी सरकार के सामने इट इज नॉट अ पॉलिटिकल बैटल, इट इज ऑफ गवर्नेंस। जो आपने मुद्दे उठाए वो बिल्कुल वाजिब है। आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, और देखिए इंदौर में क्या होता है। आप कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और देखिए गोवा में क्या होता है, वहां जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। तो मुझे लगता है गवर्नेंस का चैलेंज और इकोनॉमिक चैलेंज, ये 2 बड़े, और उसी से फॉरेन चैलेंज को, जो अमेरिका के साथ आपके रिलेशनशिप है वो किस तरफ जाएगी। तो सरकार के सामने 2026 में पॉलिटिक्स से ज्यादा मैनेजिंग इकोनॉमी, मैनेजिंग गवर्नेंस, मैनेजिंग चीफ मिनिस्टर्स, आपके जो मुख्यमंत्री हैं उन पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या आपने ऐसे मुख्यमंत्री रखे हैं जो गवर्नेंस चैलेंज को वो एक तरह से दे कैनॉट हैंडल इट। फिर वो मध्य प्रदेश हो, फिर वो दिल्ली हो। आप मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे हैं, अरावली का मुद्दा रहा जी। अशोक गहलोत समेत तमाम लोग, देश के जो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव उन पर हमलावर रहे, कोर्ट को क्या बताएगा क्या नहीं। एक बार भी भजनलाल शर्मा सामने स्पष्ट नेतृत्व के साथ नहीं आए कि मैं मुख्यमंत्री के तौर पर आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि कोई भी अवैध ढंग से अरावली की छाती में कील नहीं ठोक पाएगा। बिल्कुल, अवैध खनन तो बहुत दूर की बात है। नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार के लोग कहते हैं कि साहब हम तो पॉलिसी बना सकते हैं, इंप्लीमेंटेशन का काम तो स्टेट वालों का है, स्टेट वाले उसमें अपने आप को अक्षम साबित कर रहे हैं। देखिए 2025 में आपको मानना पड़ेगा, मोदी जी ने एक तरह से इकोनॉमिक चैलेंजेस को काफी हद तक कंट्रोल में रखा। वी आर स्टिल द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो कुछ डिस्पाइट यूएस सैंक्शंस, इन्फ्लेशन लो रहा है डिस्पाइट दैट टैरिफ वॉर। लॉट ऑफ रिफॉर्म्स आर ऑल्सो टेकिंग प्लेस, जीएसटी हुआ, इनकम टैक्स हुआ। रिफॉर्म एक्सप्रेस आप कितना आगे ले जाएंगे, ये मोदी जी के सामने चुनौती है। लेकिन 2026 में विपक्ष के सामने चुनौती पॉलिटिकल है। आप जहां भी देखें इस साल जितने भी चुनाव, एक असम को छोड़ के सभी राज्य ऐसे जहां विपक्ष सत्तासीन है। नहीं, आप यहां यस, बट वहां ये पुडुचेरी में भी कांग्रेस नहीं है। विपक्ष को इसलिए बहुत कुछ खोने के लिए है और पाने के लिए भी है। आप आज सब समझिए ना, कांग्रेस पार्टी जो है सब समझते हैं हाशिए पर है, केवल 3 राज्यों में पावर में है। अगले 14 महीनों में गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, असम, केरल, 5 राज्य सीधे आते हैं जहां कांग्रेस को टक्कर देने के चांसेस है। उत्तराखंड भी जोड़ दीजिए, 6 हो जाते हैं। अब क्या कांग्रेस कुछ कर पाएगी? क्या कांग्रेस के संगठन में कुछ बदलाव आया है? क्या कुछ बातचीत तो चल रही है? क्या कुछ नया ये कर देंगे, वो क्या बातचीत चल रही है? बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कांग्रेस की एक वर्किंग कमेटी हुई। वो वर्किंग कमेटी इस कारण से हुई कि हम महात्मा गांधी जो मनरेगा स्कीम है उसको आपने सरकार ने बदल दिया है, हम इस बदलाव के खिलाफ एक पब्लिक एजिटेशन शुरू करेंगे। क्या हुआ उस मीटिंग में?
दिग्विजय सिंह जो एक बड़े कांग्रेस के नेता है, वरिष्ठ नेता है, उन्होंने सवाल उठाए संगठन पर। उन्होंने कहा कि ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का क्या हुआ, संगठन को आप किस तरह से मजबूत कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किस तरह से मजबूत कर रहे हैं, बूथ लेवल पर, सीधे एक तरह से उन्होंने सवाल उठाया। और वो भी उसके एक दिन पहले उन्होंने एक फोटोग्राफ लगाया था ट्विटर पे, जहां उन्होंने नरेंद्र मोदी का उदाहरण देकर इस तरह से कहा था, देखिए आरएसएस क्या कर रहा है, संगठन से जुड़ा हुआ आदमी, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी वो ऊपर उठ रहा है। तो कांग्रेस के सामने अभी भी ये बड़ा सवाल है कि आपने ये साल, कांग्रेस ने कहा था 2025 आर ईयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब 2026 आ गए, एंड 2025 में आपके सीनियर नेता पूछ रहे हैं क्या हुआ आपके संगठन में जो आप बदलाव कर रहे हैं। तो ये जो एक लड़ाई अंदरूनी है कांग्रेस में, कई लोग सवाल पूछ रहे हैं। एक कांग्रेसी ने मुझे बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात कही, उन्होंने कहा आप देखिए हमारे जितने बड़े बड़े नेता जो डिसीजन लेते सब साउथ से हैं, लेकिन हम हाशिए पर पड़ गए हैं नॉर्थ में। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे हो, केसी वेणुगोपाल हो, जितने कई जो डिसीजन मेकर्स एक तरह से पार्टी के हैं, वो सब दक्षिण भारत से आते हैं। पार्लियामेंट में भी के सुरेश है, मणिकम टैगोर है, सब नॉर्थ का क्या करेंगे। तो कांग्रेस का क्या है ना, मोर थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन द सेम। लेकिन अगर ये मौका भी कांग्रेस गवाती है, ये जो अब चुनाव आ रहे हैं, कांग्रेस के जो भी नेता अभी प्रोमिनेंस मिला है साउथ के, इसीलिए है क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत जीत के आ रहे हैं साउथ से ही आ रहे हैं, तमिलनाडु से, तो पार्लियामेंट में बैठते हैं। जैसे असम से गौरव गोगोई, पहले असम के नेताओं को कोई तवज्जो नहीं देता था, कांग्रेस के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं मिलता था, एक दो को छोड़ के। अब असम के नेताओं को वो इज्जत या जो प्रोमिनेंस मिलना चाहिए नेशनल स्टेज में मिल रहा है, वैसे साउथ के नेताओं को भी मिल रहा है, इसलिए क्योंकि जीत के नॉर्थ से ज्यादा लोग पार्लियामेंट में आ ही नहीं रहे। नहीं, ये आपकी बात सही है, लेकिन आप सरकार नहीं बना पाएंगे जब तक आप नॉर्थ इंडिया में जो कांग्रेस की दुविधा है उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, और उस तरह से कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे। आपने पूछा कहां है कांग्रेस के, सबसे बेस्ट चांस केरल में है। जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए उससे साफ है कि कांग्रेस, यूडीएफ ने जीत दर्ज, हाँ यूडीएफ ने जीत कर। सवाल यह उठता है कि क्या केसी वेणुगोपाल, जो लोग समझते हैं कांग्रेस के नंबर 2 एक तरह से बन गए राहुल गांधी के बाद, क्या अगर कांग्रेस जीतती है वो केरल जाएंगे या किसी और को मुख्यमंत्री बनने का चांस मिलेगा? तो केरल नंबर 1 है। लेकिन आज देखिए, आज की खबर है तमिलनाडु में कांग्रेस बिल्कुल डिवाइडेड है कि डीएमके के साथ जाना है कि नहीं। वही पार्टी जिसके साथ, दूसरा विकल्प क्या है, क्या विजय के साथ जाएंगे? नहीं, एक कांग्रेस का धड़ा है, ये प्रवीण चक्रवर्ती जो डेटा एनालिस्ट प्रोफेशनल कांग्रेस के लीडर हैं, राहुल गांधी के करीबी है। उन्होंने तो साफ ट्वीट्स वगैरह करके कहा डीएमके सरकार ने जो आर्थिक स्थिति है तमिलनाडु की बिगाड़ दी है। स्टालिन बहुत गुस्से में है, लेकिन उन्होंने लोगों को कहा है कुछ रिएक्शन मत दीजिए। वहीं एक कांग्रेस का धड़ा है, ज्योतिमणि जो उनकी एमपी है, वो कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, चुनाव के पहले हम इस तरह से कैसे बिखर सकते हैं। ये कांग्रेस की दुविधा है। आज की तारीख में कांग्रेस खुद की सबसे बड़ी एनिमी बनकर खड़ी है। इसमें भी एक दोनों पक्ष का तर्क है। कांग्रेस के जो हर चुनाव से पहले जहां पे भी उनका अलायंस होता है, ये उनके सामने ये तर्क आता है कि हम साथ जाए या अकेले जाए, क्योंकि कांग्रेस बिहार में हुआ कई सालों से कांग्रेस सत्ता में नहीं है बहुत सारे स्टेट्स में, और जहां पे भी है वो सेकेंड पार्टी बन के बैठे हुए। तो कांग्रेस के बहुत सारे उम्मीदवार है, बहुत सारे जगहों पे कांग्रेस के जो संगठन और जो कांग्रेस के रुतबा जो भी होते थे वो खत्म हो चुके। अगर हर बार वो किसी के साथ में 60 सीट 20 सीट 30 सीट लेके जाते हैं तो इलेक्शन भी नहीं लड़ पाते। ये कहना है, मैं ये सही गलत नहीं बोल रहा हूं। लास्ट पॉइंट, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, इसके वजह से ये डिबेट हमेशा आ रहा है कि हम अकेले जाए और हमारा प्रभाव बढ़ाए, या जो भी मिले हमें, या किसी के साथ लॉन्ग टर्म प्लान। ये जो डिबेट है ना, ये चुनाव के 1 महीने पहले 2 महीने पहले नहीं हो सकते। अब आप मुंबई म्युनिसिपल टिकट बांटने के समय नहीं होते हैं। देखिए, आपको एक स्ट्रेटेजी चाहिए। अब आप देखिए मुंबई में क्या हुआ है। मुंबई में पहले कांग्रेस ने कहा हम अकेला लड़ेंगे चुनाव। आप हैं स्टेट विधानसभा में, आप महाविकास आघाड़ी, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार के साथ है। दिल्ली में उनके साथ बैठते हैं, लेकिन कहते हैं मुंबई में हम अकेला लड़ेंगे। चलो ठीक, लास्ट मिनट पे क्या होता है, आप कहते हैं नहीं नहीं, वंचित बहुजन आघाड़ी प्रकाश अंबेडकर के साथ लड़ेंगे। वही प्रकाश अंबेडकर जिसके साथ आपकी तू मैं हुई थी लोकसभा चुनाव के पहले। फिर आप पुणे जाते, पुणे में भी म्युनिसिपल इलेक्शन है, वहां आप क्या कर रहे हैं, वहां शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस के साथ लड़ रहे हैं।
हालांकि महाराष्ट्र जैसे राज्य में सब अलायंस पॉलिटिक्स इसी तरह से हो रही है। शरद पवार अब अजीत पवार के साथ पुणे में लड़ रहे हैं। बिल्कुल देखिए इस और पुणे में भी जी बीजेपी भी अपनी सुविधा के प्रमाण से अपने चुनाव लड़ रही। मेरा ये कहना है ये सब तमिलनाडु में किसके साथ लड़ना है? क्या बंगाल में आप ममता बनर्जी के साथ जा सकते हैं या नहीं? क्या केरल में आपकी क्या रणनीति आखिर में क्या रहेंगे? किसको आप प्रोजेक्ट करेंगे? क्योंकि पूरी लेफ्ट ताकत लगाएगी विजयन को प्रोजेक्ट करने, जैसे 5 साल पहले किया था। ये सब चीजें आपने 6 महीने पहले तैयार करनी चाहिए। अब आप अमित शाह देखिए, जिस दिन कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में ये संगठन को लेकर चैलेंजेस आ रहे हैं, अमित शाह क्या कर रहे थे? बंगाल चले गए थे और 3 दिन वहां पार्क रहे, क्योंकि बंगाल की बीजेपी में कुछ कमियां हैं, उसको सुधारने कैसे, पुराने नेता दिलीप घोष को वापस लाना, एक तरह से एक बार फिर हमारी पार्टी को कैसे वो मजबूत करेंगे, इस पर अमित शाह लगे रहे। कांग्रेस में आज कोई अमित शाह जैसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास वो ताकत भी है, जिसके पास वो पावर है कि मैं जो कहें लोगों को मानना पड़ेगा। ये कांग्रेस की प्रॉब्लम है, इसलिए सब कुछ बोल सकते हैं। प्रवीण चक्रवर्ती कुछ बोल सकते हैं, ज्योतिमणि कुछ बोल सकती है। उसके साथ और एक प्रॉब्लम है कि अमित शाह किसी भी सिद्धांत में आने के लिए ज्यादा से ज्यादा 6 दिन लगाएंगे। कांग्रेस के हाईकमान, जिनको भी आप हाईकमान माने, एक आदमी को माने, एक व्यक्ति को माने या 3 व्यक्ति को माने, वो सिद्धांत लेने में 6 महीने लगाते हैं। तो ये समस्या तो रहेंगे ही। कांग्रेस के जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें ही फॉल्ट है। पिछले 2 महीनों से ये नहीं तय हो रहा है सिद्धारमैया या शिव कुमार जी, मुझे लगता नहीं अगले 2 महीने तक भी तय होंगे। जस्ट टू आंसर योर बिग पिक्चर फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड गवर्नमेंट, ये विकसित भारत की बातें बहुत अच्छी हैं, स्लोगन बहुत अच्छा है, स्मार्ट सिटी, स्टार्टअप इंडिया। Look at private investment. It is still not picking up in this country. There are serious problems at the economic front that will have to be addressed. Serious governance problem. दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्ष के प्रॉब्लम्स है ऑर्गेनाइजेशनल एंड पॉलिटिकल। मैं समझता हूं 2026 में ये दोनों को फोकस करना पड़ेगा। ठीक है कौशिक, इससे पहले कि मैं और मेहमानों के पास जाऊं, असम को लेके क्या प्रत्याशाएं रखनी चाहिए? क्या जोरदार मुकाबला होगा भाजपा कांग्रेस के प्रति, या हिमंता को एज है या एंटी इनकम्बेंसी है? असम को अगर समझना है, असम में 126 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, उनमें से लगभग आज के तारीख में डिलिमिटेशन के बाद अराउंड 26 to 23 सीट्स इनमें आपका मुस्लिम डोमिनेंस है। और ये जो असम के पॉपुलेशन 2011 के पॉपुलेशन देखा जाए तो 34% मुस्लिम पॉपुलेशन है, बट आज के तारीख में ये 40 से ज़्यादा ही हो चुके हैं। तो देख लीजिए एक स्टेट जहाँ पे 40% मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन वो डोमिनेट करते हैं अराउंड 26 सीट्स, मैक्स 23 भी हो सकते हैं। तो ये है डेमोग्राफिक, ये है। और क्योंकि AUDF सरकार की चतुराई से सरकार ने जो डेमोग्राफिक जो असम में की थी, जेरीमैंडरिंग की थी, ताकि मुस्लिम सीट कम हो जाए, ये सच्चाई है। आप कह सकते हो, क्योंकि सबूत जब तक ना हो मैं कैमरा पे नहीं बोल सकता हूं। सबूत होने पे मैं दिखाई दूंगा। मेरे पास ये सबूत नहीं है कि सरकार ने किया है, जैसे भी किया है। जो डिलिमिटेशन जो हुआ है, सीट तो 126 हुआ है, मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स कम हुए। वो पहले 35 के आसपास होते थे, अब वो 26 हुआ है। अब कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, उसमें आपको टेक्नोलॉजिकल प्रूफ चाहिए होगा। उस डिबेट पे हम बाद में जाएंगे। सौरभ पूछ रहे कि असम में क्या होगा। 40% मुस्लिम पॉपुलेशन है और जहां पे AUDF काफी डिक्लाइन में है, तो डेफिनेटली जितने भी पार्टीज है उनमें से कांग्रेस इस 40% की नेचुरल चॉइस है। तो ये जो 26 सीट है उनमें से मैं मान सकता हूं कि कम से कम 20 तो कांग्रेस को मिल ही जाएंगे। मैं अगर सारे जोड़ तोड़ भी दिखा लो तो रह गया अभी आपके जो 106 सीट। 106 सीट में असम के आप डेमोग्राफी देखेंगे, हर 20-30 किलोमीटर के बाद डेमोग्राफी चेंज होता है, अलग अलग इश्यूज है। तो इन सबको बांध के रखने के लिए असम में जो नैरेटिव चलाया जा रहा है वो है हिंदू मुस्लिम, क्योंकि असम का पहला नैरेटिव था। असम के लोग बहुत सालों से ये लड़ रहे कि बांग्लादेशी के खिलाफ लड़ रहे हैं। वहां पे वो ये नहीं देख रहे थे कि हिंदू बांग्लादेशी या मुस्लिम बांग्लादेशी। बांग्लादेशी जो इलीगल इमिग्रेंट है उनके भारी तादाद में आए, काफी सारे भारत के नागरिक बन गए, जैसे भी बन गए। अब कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक डेमोग्राफिक थ्रेट है। अब इस थ्रेट को, डेमोग्राफिक थ्रेट को, जो बीजेपी सरकार आने के बाद उसमें बांग्लादेशी ही नहीं, साथ में
मुस्लिम आइडेंटिटी को जोर दिया गया है, क्योंकि बीजेपी को हिंदू बांग्लादेशी पसंद है। वो सीए के थ्रू हिंदू बांग्लादेशी को सिटीजनशिप देना चाहते हैं। असम के लोगों ने दिखा दिया कि उनको ना हिंदू बांग्लादेशी चाहिए ना मुस्लिम बांग्लादेशी चाहिए, उनको बांग्लादेशी नहीं चाहिए। लेकिन बीजेपी के लिए हिंदू बांग्लादेशी एक वोट बैंक है और मुस्लिम बांग्लादेशी एक थ्रेट है। तो ये नैरेटिव चल रहा है। ये नैरेटिव इसीलिए चलाया जा रहा है क्योंकि ये बांग्लादेशियों को हिंदू बना के एक जो डेमोग्राफिक थ्रेट तो है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, इस थ्रेट पे बीजेपी चुनाव जीतने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी मतलब डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा। उसके साथ इस तर्क के साथ हिमंत बिश्व शर्मा के एक पर्सनल पॉपुलैरिटी है जो सौरभ ने भी देखा है असम में, क्योंकि जो काम उन्होंने बरसों से किया, ये आज के काम नहीं है। 2001 से जब से वो सत्ता पक्ष में आए हैं उन्होंने वो कमाया है, उसके वजह से एक पर्सनल पॉपुलैरिटी है। साथ में जो सांगठनिक उनका पावर है, हिमंत बिश्व शर्मा का खुद का इकोसिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। उसके साथ आप बीजेपी के इकोसिस्टम जोड़ दीजिए वो और स्ट्रांग है। उसके साथ आरएसएस का सपोर्ट है। तो ये सब मिला के संभावना ये देखता है कि 106 सीट में बीजेपी, साथ में एजीपी है और अब तो बोडो एरियाज में जो बीपीएफ है सत्तारूढ़ पार्टी वो भी जुड़ गए। तो तीनों मिला के 60 से ज्यादा सीट लाना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। कांग्रेस को 20 सीट बैठे बैठे मिलने की संभावना है, लेकिन और कांग्रेस को ये खुशकिस्मती है कि गौरव गोगोई के थ्रू एक लीडर मिल चुका है जिनको काफी हद तक हिमंत बिश्व शर्मा नहीं बनाया है अपने प्राइम टारगेट बना के। तो कांग्रेस के पास एक लीडर है, एक फेस है इस चुनाव में जाने के लिए। लेकिन क्या उनके पास वो सांगठनिक शक्ति है? क्या उनके पास वो यूनिटी है? क्या वो एकजुट होकर जीतना चाहते हैं? क्या वो हिमंत बिश्व शर्मा के जो मोल्स कांग्रेस में हर जगह है उनको रोक पाएंगे? ये सारे बातें अगर मैं यहां बैठ के बोलूं आज के तारीख में, क्योंकि राजनीति में एक 3-4 महीना बहुत होते हैं, लेकिन आज अगर चुनाव होंगे तो बीजेपी के लिए ये चुनाव जीतना बहुत मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, गौरव गोगोई चैलेंज पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। रजत सेठी भी असम में सक्रिय रहे हैं। रजत सेठी, आपके क्या आकलन है, कौन से मुद्दे जोर पर रहने वाले हैं असम में इस बरस? देखिए सौरभ जी, बाकी बात तो कौशिक दा ने कही है, वो तो ठीक ही कही है, लेकिन मुझे कुछ लगता है कि जो 24 का चुनाव हुआ था उसमें कुछ ऐसी अनप्रेसिडेंटेड चीजें हुई थी। विशेष रूप से मैंने अपर असम में कभी भी ये नोटिस नहीं किया कि अहोम मुस्लिम्स के साथ मिलके कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे, लेकिन वो 2024 में देखने को मिला था। इससे थोड़ी सी एंग्जाइटी बीजेपी में हुई थी कि अगर अभी जो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट रहता था और उसकी वजह से मुस्लिम वोट ज्यादातर एआईयूडीएफ और बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है उनके पास जाता था, अगर वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता है और अहोम्स जो कि ज्यादातर अपर असम में डोमिनेट करते हैं और गौरव गोगोई अहोम कम्युनिटी से ही आते हैं, तो अगर अहोम भी साथ में मिलते हैं और अगर वो कोई ऐसा ग्राउंड पे एक मूवमेंट बनाते हैं शेड्यूल 6 को लेकर या ऐसा कोई भी विषय उठाते हैं जिसमें मोरान, मटक, बाकी जो ट्राइबल समुदाय हैं, चाय बगान के समुदाय हैं, इनमें अगर कुछ डेंट मारती है कांग्रेस तो शायद ये अपहिल टास्क हो। लेकिन कांग्रेस उनसे ही उम्मीद करना कि वो इतना घोड़ा भाग कर पाएंगे डीप लेवल पे और उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, मुझे मुश्किल लगता है। और स्पेशली जब आपकी दूसरी तरफ हिमंत दा हो जो कि इससे ज्यादा अजाइल लीडर, मेहनत करने वाले लीडर, दिन रात एक करने वाले लीडर कांग्रेस के पास है नहीं। गौरव गोगोई वही सिल्वर स्पून वाली कहानी है उनकी, मेहनत करके भी कितनी मेहनत कर पाएंगे और वो कितना अपने आप को एक पोल की तरह बता पाएंगे, ये मुश्किल है। लेकिन बड़ी भरसक कोशिश हुई थी कि जोरहाट में उनको हराया जाए, लेकिन जैसा मैंने बताया अहोम और मुस्लिम समुदाय दोनों मिलके जिन्होंने जिस तरह से कांग्रेस की बैकिंग की वो जीत गए, वरना चक्रव्यूह तो बड़ा बढ़िया बांधा गया था उससे। तो कुल मिला के मुझे लगता है असम में 2-3 चीजें हुई हैं जो कि बीजेपी के साथ बहुत बड़ा एडवांटेज है। अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ, जो ग्रोथ असम ने देखी है पिछले 5 साल में, 10 साल में, वो अभूतपूर्व रही है। आप कोई भी आंकड़ा उठा के देख लीजिए, सरकारी आंकड़े, जबरदस्त ग्रोथ है। टाटा के कैंसर हॉस्पिटल्स आ रहे हैं वहां पर, बहुत बड़ी सेमीकंडक्टर की फैसिलिटी ब्रह्मपुत्र के किनारे आ रही है, टूरिज्म में बहुत आगे बढ़ गया है। तो ये सब चीजों को मिला के मुझे लगता है कि जनमानस की जो डे टू डे एक्सपीरियंस रहा है बीजेपी के साथ, वो तो जबरदस्त रहा है। और मुझे लगता है कि ये सबको ध्यान में रखते हुए हिमंत दा की जो पॉलिटिकिंग स्किल्स हैं उसको मिला के बीजेपी को शायद स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा।
बट कांग्रेस को इमेजिनेटिव होने की जरूरत है, बहुत क्रिएटिव होने की जरूरत है अगर उनको चैलेंजर की तरह उभरना है। तो कांग्रेस चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन सौरभ आपको याद होगा जब हम लास्ट टाइम इलेक्शन कवर करने गए थे 2021 में, हर चुनाव प्रचार में हेमंत बिश्व शर्मा एक बंधन बैंक की बात उठाते हैं कि लोन वेवर करेंगे। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, वो बांग्लादेशी इत्यादि इत्यादि बातें करते थे, लेकिन साथ में ये बात कहते थे। तो बाद में मुझे पता चला कि बंधन बैंक की लोन की वजह से असम के रूरल इकोनॉमी में काफी डिस्ट्रेस था, तो उन्होंने लोन वेवर की बात किया। तो वो एक असम के चुनाव जीतने में काफी बड़ा फैक्टर था, जिनको बहुत लोगों ने नजरअंदाज किया था। इस बार भी जितने भी वेलफेयर स्कीम्स है जो हमने भारत के विभिन्न राज्यों में देखा है, जैसे अरुणोदय, ये जितने भी लड़की बहन और जितने भी स्कीम निकले हैं, उनका रूट ही अरुणोदय स्कीम था जो असम में 2020 में लागू किया गया था। अरुणोदय स्कीम, और अभी निजुत महीना एक और स्कीम ला रहे हैं जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेल स्टूडेंट के लिए ला रहे हैं। साथ में इकट्ठे जो अरुणोदय के पैसे देने वाले हैं फरवरी में चुनाव से 2 महीने पहले, ये सब बहुत बड़ा फैक्टर बनने वाला है, क्योंकि पिछले कई चुनावों में हमने देखा है जो वेलफेयर या डोल जो भी कहे, ये जो पैसे बांटने की प्रथा है, ये चुनाव के नतीजे पे बहुत भारी इम्पैक्ट डालता है, और असम में भी कोई अलग नहीं होने वाला है। साथ में ये कांग्रेस के बारे में जो इमेजिनेटिव होने की बात कही गई है, वही है कि कितना केयरफुल होंगे कांग्रेस, कितना इमेजिनेटिव होंगे, कितने ऑर्गेनाइजेशनली वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी उन्होंने एक अच्छा कैंपेन चलाने की कोशिश की थी, 5 गारंटीज और बहुत सारे अच्छे स्कीम उन्होंने बात की थी कि क्या क्या बिजली में वो वेवर देंगे, लेकिन वो कारगर इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि जो हेमंत बिश्व शर्मा, बीजेपी और आरएसएस, इन तीनों की जो सांगठनिक शक्ति है, उनके सामने वो कांग्रेस क्या खड़ा उतर पाएंगे ऑफ एंड ऑन कैंपेन के थ्रू, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन पॉलिटिक्स में जैसे अभी जिस समय जुबिन गर्ग की डेथ के समय में थोड़ा हेमंत बिश्व शर्मा की पॉपुलैरिटी में डेंट पड़ा था, जिससे कांग्रेस और अपोजिशन को लगा कि अब हमने हेमंत बिश्व शर्मा को कॉर्नर कर लिया, और जैसे ही वो कॉम्प्लेसेंसी आ गए तो हेमंत बिश्व शर्मा ने दुगनी ताकत से उस नैरेटिव को काउंटर किया और अब एक बैलेंस पे आ गए। तो इसलिए सामने बहुत बड़ा प्रतिपक्ष है, तो कांग्रेस को मोर देन व्हाट दे डू, जितना वो करते हैं नॉर्मली, उससे कई गुना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जी अब मैं रुक कर रहा हूं अक्षता का, क्योंकि अक्षता बार बार तमिलनाडु और केरल का जिक्र हो रहा है। क्या पॉलिटिकल मंजर नजर आ रहा है, क्या अभी वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन है, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? पहले तो तमिलनाडु के बारे में आई थिंक कांग्रेस डीएमके के ऊपर काफी चर्चा हो रहा था, और हाँ ये है जैसे राजदीप साहब बोल रहा था कि प्रवीण चक्रवर्ती काफी कंट्रोवर्शियल टेक्स दिया है, और जब उसने ट्वीट किया ये राइजिंग डेट के बारे में तमिलनाडु में, उसके 2-3 हफ्ते पहले ही विजय से मिला था। लेकिन क्या मेरे को लगता है कि कांग्रेस डीएमके में कुछ प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तमिलनाडु कांग्रेस ने साफ साफ बताया कि हमारा अलायंस हमेशा 100% सॉलिड है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। और जब प्रवीण चक्रवर्ती ने विजय से भी मिला था, एक ब्रेकफास्ट मीट था जो मतलब पिक्चर्स कुछ नहीं था, बहुत सीक्रेटिव था। अगर वो एआईसीसी एमिसरी की तरह से गया था, क्या किसी को मतलब रिप्रेजेंट कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। तमिलनाडु कांग्रेस ने यह भी बताया कि हमको पता भी नहीं था कि ऐसे एक मीटिंग हो रहा था। तो मेरे को लग रहा है कि कांग्रेस और डीएमके के अलायंस जो है वो बिल्कुल सॉलिड है। हाँ, थोड़ा सा मतलब टसल हो सकता है सीट शेयरिंग में, वो हमेशा होता है। इस बार तमिलनाडु में काफी डिफरेंट इलेक्शन है, क्योंकि हाँ सब बोल रहे हैं विजय का फैक्टर होगा, इसलिए 3-वे फाइट है तमिलनाडु में इस बार, नॉट अ 2-वे फाइट। जितने भी सोर्सेस से मैं बात करती हूँ, और अगर आप तमिलनाडु में जाते हो, काफी बज है विजय के ऊपर। ऑब्वियसली बहुत बड़ा सुपरस्टार है, और सौरभ हम हमेशा बात करते हैं सुपरस्टार्स के बारे में तमिलनाडु में, और मैं हमेशा बोलती थी कि एक सुपरस्टार, सब सुपरस्टार्स के अलग अलग नाम है। जैसे विजय का तलपति है इलैया तलपति, तो हमेशा पूछते हैं लोग कि क्या क्योंकि इतना बड़ा सुपरस्टार है, उसका लास्ट फिल्म 3 जनवरी को ट्रेलर आने वाला है, उसका लास्ट फिल्म पोंगल में रिलीज करेंगे, क्या उसके वजह से उसका पूरा इम्पैक्ट होगा? मेरे को लग रहा है कि अभी अगर आप तमिलनाडु में देखेंगे, लोगों से बात करते हैं, बोलते हैं कि हाँ पूरा इम्पैक्ट होगा। लग रहा है कि 15% जैसे वोट शेयर हो सकता है अभी,
लेकिन अभी भी 4 महीने हैं, तो क्या वो बिल्ड कर सकता है? क्या वो 25% तक जा सकते हैं? फिर ज्यादातर इम्पैक्ट होगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज विजय के लिए ये होगा कि एक मतलब 2 जायंट से आप लड़ रहे हो, डीएमके और एआईएडीएमके। दूसरा कंसोलिडेशन, क्योंकि उनके लिए एक सॉलिड वोट बैंक नहीं है। ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कि यंगस्टर्स उनके साथ है, विमेन जो चेंज मांगते हैं, जो चेंज चाहते हैं, वो ज्यादातर विजय को बैक कर सकते हैं, लेकिन एक सॉलिड वोट बैंक नहीं है। और उसकी वजह से कंसोलिडेशन, उसकी वजह से ensuring translation from vote share to seat share, वो थोड़ा चैलेंजिंग होगा विजय के लिए। तो हाँ, हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या परसेंटेज ऑफ वोट शेयर मिल सकता है, लेकिन कितने सीट्स होगा वो अभी भी एक बिग क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि कुछ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स नहीं है। जैसे कि एआईएडीएमके फोकस कर रहा है ऑब्वियसली ऑन द कोंगू बेल्ट, फिर सदर्न तमिलनाडु, लेकिन एआईएडीएमके के लिए भी विजय एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए काफी चर्चा हो रहा था कि क्या एक डीएमके वर्सेस अदर्स जैसा नैरेटिव हो सकता है। अगर वो होता है फिर डीएमके के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। लेकिन जैसे अभी एज थिंग्स स्टैंड, ज्यादा सबसे बड़ा इश्यू जो है वो लॉ एंड ऑर्डर है, लोकलाइज्ड करप्शन है, जो ऑब्वियसली स्टैलिन शायद ओवरकम कर सकता है, क्योंकि कैंडिडेट्स चेंज करेंगे, काफी मतलब न्यू स्टेप्स लेंगे। तो वो एंटी इनकम्बेंसी को फाइट करना स्टैलिन के पास और डीएमके के पास, मेरे सोर्सेज बोल रहे हैं कि काफी डिटेल स्ट्रैटेजी है, क्योंकि जो एंगर है मेरे को लग रहा है कि वो ज्यादा लोकलाइज्ड है एमएनए के खिलाफ। चीफ मिनिस्टर स्टैलिन या उसके मतलब जो लीडरशिप है डीएमके का, उनके खिलाफ उतना ज्यादा नहीं है, तो वो एड्रेस करना उतना मुश्किल नहीं है। फिर मतलब आप एमएलए चेंज कर सकते हो, फेसेस चेंज कर सकते हो, स्कीम्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो आपके वोट बैंक्स के लिए, तो वो सब अभी करेंगे। एआईएडीएमके का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो कंसोलिडेट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैं बोल रही थी विजय के बारे में, उनके वोट बैंक नहीं है, एआईएडीएमके का सॉलिड है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे तेवर के वोट बैंक जो सदर्न तमिलनाडु में है, उनके लिए एआईएडीएमके के सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अभी एक टीटीवी दिनकरन जो है वो बोल रहे हैं कि हम एनडीए के साथ नहीं रहेंगे, सेंगोटियन थोड़ा कट ऑफ हो गया, तो ज्यादातर सीनियर लीडर्स और जो डिफरेंट फैक्शंस है सब ब्रेकआउट हो चुका है। तो अगर एआईएडीएमके सबको एक साथ जोड़ के फिर डीएमके को टेक ऑन करता है, फिर स्टैलिन के लिए बहुत दिक्कत होगा। लेकिन अभी जैसे एज थिंग्स अप, जो अलायंस मतलब थोड़ा यहाँ वहां है, यू गॉट लीडर्स ऑन दिस साइड ऑन दैट साइड, ओपीएस एक तरफ, टीटीवी दिनकरन एक तरफ, ईपीएस एक तरफ, अगर ऐसे ही चलता है अप्रैल तक, तो फिर डीएमके कांग्रेस का एडवांटेज है जी। और केरल को लेके क्या जानकारी है? केरल में जैसे विंड्स ऑफ चेंज बोलते हैं, और जितना भी तमिलनाडु में बोल रहे हैं कि शायद मतलब इट बी मोर ऑफ द सेम, केरल में लग रहा है कि ज्यादातर विंड्स ऑफ चेंज है। और जैसे केरला हम बोलते हैं, एलडीएफ देखो ज्यादा दे गोइंग ऑल आउट इस इलेक्शन में, क्योंकि उनको पता है इट्स अ हाई स्टेक्स इलेक्शन, काफी एंटी इनकम्बेंसी है। सबसे बड़ा मसला जो है एलडीएफ के लिए वो पिनराई विजयन है। हाँ, वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं पिनराई विजयन को ही, लेकिन जो इमेज है पिनराई विजयन का केरला में, वो अभी काफी मतलब इट्स टेकन अ हिट। और ये एंटी इनकम्बेंसी बोल सकते हो, ये उनके डिसीजंस के ऊपर बोल सकते हो, लेकिन ही इज गॉट एन इमेज नाउ ऑफ एन एरोगेंट लीडर, तो वो ओवरकम करने में काफी दिक्कत है। हाँ, ये है कि एलडीएफ यूडीएफ के साथ मतलब कोई फेस नहीं है, लेकिन जब इतना एंटी इनकम्बेंसी बिल्ड हो चुका है, उससे एक बहुत बड़ा मतलब दिक्कत होगा एलडीएफ के लिए। और क्योंकि वो पिनराई विजयन के साथ जा रहा है, फिर वो भी एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका इमेज अभी ठीक नहीं है। लोगों को लग रहा है कि काफी अनरीचेबल है, लोगों की इश्यूज के बारे में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दैट देयर इज नो कनेक्ट व्हाटसोएवर। तो जब वो होता है विद सो मच ऑफ एंटी इनकम्बेंसी, उसके लिए एलडीएफ को ओवरकम करना काफी मुश्किल है। दूसरा चीज जो ज्यादातर लोग बोल रहे हैं बीजेपी के लिए, जो दक्षिण चैलेंज है, बीजेपी काफी मसल और काफी स्ट्रेंथ डाल रहे हैं केरला में, स्पेशली आफ्टर लोकल इलेक्शंस, जहां पे तिरुवनंतपुरम में उनको काफी अच्छा मैंडेट मिला है, तो उनको लग रहा है कि हाँ, हमको उस पे ऊपर बिल्ड कर सकते हैं। 2024 में उनका एमपी त्रिशूर से भी आया था, तो उसकी वजह से उनको लग रहा है कि हमको एक चांस है बीजेपी केरला में। और मेरे को लग रहा है कि हाँ, ग्राउंड है वैसे। और इंटरेस्टिंगली जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है वो ये भी है कि क्रिश्चियन वोट बैंक को थोड़ा रीच आउट करने के लिए वो ज्यादातर वर्क हो रहा है बीजेपी के लिए। दूसरा चीज जैसे तिरुवनंतपुरम या कुछ पॉकेट्स में पालक्काड, जिसमें केरला के बीजेपी ज्यादातर फोकस कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा ग्रोथ दिखेगा बीजेपी के लिए, लेकिन उनके लिए लॉन्ग रन गेम है। इस इलेक्शन में ऑब्वियसली दे विल हैव सम लीड्स, दे विल ग्रो, बट ऑब्वियसली
नेक्स्ट 2 इलेक्शंस में शायद केरला में उनके स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड हो सकता है। लेकिन मेरे को लग रहा है कि केरला में अभी जैसे अभी जनवरी में हम बात कर रहे हैं, काफी वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है। ऑलराइट, थैंक यू। अब हम लोग रुक कर रहे हैं संतोष जी का। संतोष जी, बिहार में चुनाव तो नहीं है, लेकिन बिहार के चुनावी नतीजों ने सबसे ज्यादा जो बूस्टर डोज दिए वो भाजपा को दिए। पहले दिल्ली की जीत, उसके बाद बिहार की। मेरी दिलचस्पी ये जानने में है, अमित शाह तो भटक जाते हैं, कोलकाता में कोई उनसे 75 साल वाला सवाल पूछता है। वो बात और है कि उन्हीं के पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते वो मार्गदर्शक मंडल बना था, जिसमें बाद में किन लोगों की एंट्री हुई, कितने लोगों की कितनी बार मीटिंग हुई, आज तक पता नहीं चला। बहरहाल वो तो यही कहते हैं उनकी पार्टी का मसला है, लेकिन लोकतंत्र है, किसी की भी पार्टी का मसला हो, पत्रकारों को सवाल पूछना ही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब 75 के नीतीश कुमार हो जाएंगे, तब जेडीयू में क्या मसला रहेगा, या जेडीयू वाले भी ये कह देंगे हमारी पार्टी का मसला है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? नहीं, ये चर्चा तो 75 के पहले ही शुरू हो गया। 75 एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, सिंबॉलिक और अदरवाइज। लेकिन जेडीयू में देखिए, जनवरी के 15 जनवरी के बाद, 14-15 जनवरी मकर संक्रांति के बाद एक जो अभी इशारा भी किया और प्रेस के सामने भी संजय झा ने, जो उनके नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने खुलकर कहा कि अब निशांत पर है वो आए। तो निशांत राजनीति के लिए ऑलमोस्ट उनको तैयार किया जा रहा है। उनके परिवार के लोग, खास करके उनके मौसा मौसी बहुत दिनों से उनके साथ रह रहे हैं, उनकी माता के निधन के बाद से ही खास करके, ताकि वो अकेले रहते थे। तो उनका रुझान पूरा आध्यात्मिक किताबों पर है, लेकिन इधर कुछ 5-6 महीनों से वो पॉलिटिकल किताबें काफी पढ़ रहे हैं। और उसमें संजोग से मेरी भी किताब रूल मसूल और जीपी टू बीजेपी शामिल है, वो भी किसी ने उनको रिकमेंड किया होगा। और उसके अलावा लोहिया के जो सोशलिस्ट लिटरेचर है वो सब पढ़ रहे हैं। तो एक तरह से तैयारी हो गई है। और नीतीश कुमार की भी कहीं न कहीं अब धीरे धीरे सहमति बन रही है। उनको ये कहा जा रहा है कि आप अगर इसको प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो एक पार्टी को जो 25 से 30 तक की जो लॉन्जिविटी है वो नहीं मिलेगी। और कार्यकर्ता की तरफ से अब धीरे धीरे सेकंड रन, थर्ड रन कार्यकर्ता की तरफ से ये आवाज धीरे धीरे आ रही है। एक धड़ा जरूर है, एक ब्यूरोक्रेसी भी होगी जो चाहती होगी कि डिले हो, क्योंकि उनके हिसाब से सारी चीजें चल रही है। मुझे नहीं लगता है कितना नीतीश कुमार एक फाइल को पढ़ते हैं, कि हर एक बात को कितना समझ पाते हैं। एक पैटर्न, डिसीजन मेकिंग का एक पैटर्न बना हुआ है, वो फॉलो हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अब लीडरशिप चेंज की तरफ 26 में उस दिशा में कदम जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार रिलिंक्विश करेंगे, लेकिन उनको, निशांत को कार्यकर्ताओं से उनको रूबरू कराया जाएगा। और मुझे नहीं लगता है जो एग्जिस्टिंग जो ट्रायो है, चाहे वो ललन सिंह हो या फिर विजय चौधरी हो या फिर संजय झा हो, उसको उस तरह से प्रोजेक्ट किया सकता है। मैं कहीं न कहीं मैं देख रहा हूं 1 साल 1.5 साल में अभी जो स्थिति है उसका रिवर्स देख रहा हूं। ये स्थिति आएगी, हो सकता है कि जेडीयू के 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, उसमें एक ओबीसी फेस हो। हु नोज द निशांत कुड बी डिप्टी चीफ मिनिस्टर समडे इन नियर फ्यूचर। और उसके साथ एक अपर कास्ट में हो सकता है, उसमें हो सकता है विजय चौधरी भी हो सकते हैं, शरण कुमार हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन वो फलक्रम जो होगा वो निशांत के आसपास होगा। और आगे फ्यूचर लीडर्स में मैं देख रहा हूं, श्रवण कुमार को देख रहा हूं, मैं मनीष वर्मा को देख रहा हूं कि एक जेडीयू की टीम इमर्ज करते हुए को दिख रही है। क्योंकि और जो सब नाम है वो दोनों प्रेडिक्टेबल नेम्स हैं। और कहीं न कहीं संजय झा पर वो लगता है कि वो भाजपा से आए हुए हैं, तो कहीं न कहीं उसकी तरफ सोचते हैं। तो उसको लेकर के जेडीयू फ्यूचर की तरफ नहीं देख रही है, फ्यूचर निशांत की तरफ ही देख रही है। तो ये होगा। और आप एक संजोग देखिए कि अब बीजेपी ने भी नितिन नवीन को, 45 साल के नितिन नवीन को लाया। तो एक तरह से जनरेशन शिफ्ट, सम्राट चौधरी और नितिन नवीन, आप 2 बड़े नेता आप बीजेपी का भविष्य में देख सकते हैं। नितिन नवीन का तो कद अचानक बहुत बड़ा कर दिया, तो वो भी एक पॉसिबल फेस हो गए। तो जो जिस पावर ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, तो उस दिशा में बीजेपी ने भी अपनी कदम बढ़ा ली है। अब बारी जेडीयू की है। जेडीयू कैसे स्टेप अप करते हैं, कैसे निशांत को प्रिपेयर करते हैं। मुझे तो अभी निशांत के अलावा कोई ऐसा, कोई कहते हैं कि डार्क कॉर्नर को हॉर्स, उस तरफ से वो नजर नहीं आ रहा है कि किसी को प्रोजेक्ट करते हुए नजर आए। तो सारी बात उसके इर्द गिर्द ही घूमेगी। और अब देखिए क्या होता है जी। और विपक्षी खेमा? विपक्षी खेमा बहुत मुश्किल है। अभी थोड़ा सा तेजस्वी को रिकवर करने में काफी समय लगेगा। अभी आए, अभी बाहर गए हुए हैं, लौट करके आएंगे तो फिर रिबूट करेंगे। तो अभी वो हार को अभी तक पचा नहीं पाए हैं।
अभी वो इल्जाम लगा रहे हैं कि इस तरह से हुआ, वो 10,000 स्कीम पर, जो जीविका वाला स्कीम पर, उस पर आक्षेप लगा रहे हैं। ये सब चल रहा है। उनको पूरी तरह से सिस्टम को पूरी तरह से रिबूट करना पड़ेगा और तभी कुछ हो पाएगा। संतोष जी, बिहार में इस बात को लेकर कोई बेचैनी है? जब उत्तराखंड में रेखा आर्या मंत्री हैं, उनके पति का एक भद्दा बयान कि लड़कियां तो 20-25 हजार में हम बिहार से ले ही आएंगे, इसको लेके कोई वहां का सत्ता तंत्र, विपक्ष, किसी को कोई बिहारी अस्मिता की चिंता हो रही है, नहीं हो रही है? अभी उस तरह से किसी बड़े नेता की बहुत प्रतिक्रिया मैंने इस पर नहीं देखी है। अब हो सकता है कि बहुत सारी इस तरह की घटनाएं घटती है, जब तक मीडिया उनसे पूछती नहीं है तब तक वो प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। अगर वो 2-4 जगह चल गए, 2-4 लोगों ने और बोल दिया, तो फिर वो बढ़कर उनके किसी बड़े नेता ने बोल दिया, तब जो सेकंड रंग की लीडरशिप है, सब बोलना वो शुरू कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हिमांशु जी का रुख कर रहे हैं। हिमांशु जी, आप भारतीय जनता पार्टी को कवर करते हैं पत्रकार के तौर पर, क्या चुनौतियां हैं बीजेपी के सामने 2026 में? आज जो भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है वो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी का रुख बिल्कुल साफ है कि इस बार हमको जीतना होगा। 2017 के अंदर जब भुवनेश्वर के अंदर कार्यकारिणी हुई थी, तब पार्टी के एक महासचिव ने एक अंग्रेजी दैनिक अखबार में एक कॉलम लिखा था और उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम युग जो है वो आ गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने असम में सरकार बना ली थी, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो सरकार के अंदर शामिल थे, और उत्तर प्रदेश में उनकी वापसी हुई थी 14-15 साल बाद। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस चीज को मान रही थी। लेकिन तब अमित शाह, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम काल तब आएगा जब पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में सरकार बनेगी। तो अभी मुझे लगता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का फोकस बंगाल पे है और बंगाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल तक पहुंचना चाहती है। 82,000 वहां पे बूथ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो 72,000 के करीब जो है वो बूथों में अपनी संरचना कर ली है। और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि SIR के बाद जो है वो पश्चिम बंगाल में बूथों की संख्या जो है वो 92,000 के करीब पहुंचेगी। तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादातर जो वो बूथ होंगे वो मुस्लिम डोमिनेटेड होंगे, तो वहां उनकी बूथ की संरचना थोड़ी मुश्किल रहेगी और इस चीज को भारतीय जनता पार्टी जानती समझती है। बाकी आप देखिए कि केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे अक्षिता बता भी रही थी, वहां उनकी स्ट्रेंथ बढ़ी है लगातार। 2024 का लोकसभा चुनाव देखें तो भारतीय जनता पार्टी को लगभग 15% के करीब जो है वो वोट मिले हैं और राजीव चंद्रशेखर को कमान सौंपी गई है। उनके साथ आप देखिए सुरेश गोपी ने चुनाव जीता था और लगातार भारतीय जनता पार्टी वहां पर छोटे छोटे इस पार्टियों के साथ जो है वो अलायंस में है। कुरेन को यहाँ पे मंत्री बनाया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक छोटी पार्टी का जो विलय भारतीय जनता पार्टी में कराया। रबड़ की खेती के लिए तमाम ऐसे जो व्यवसायिक उद्योग से जुड़े हुए इश्यूज हैं उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार के साथ तालमेल कर रही है कि वहां जाकर जो व्यवसायी हैं, छोटे व्यवसायी हैं, उनको किस तरीके से जो है सरकार की जो योजनाएं हैं उसका फायदा मिले और कुछ ऐसी योजनाएं लाई जाए जिससे केरल के छोटे उद्योग धंधे वाले जो लोग हैं उनको फायदा हो। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो तमिलनाडु के अंदर अगर आप देखेंगे तो AIADM के साथ उन्होंने 24 का लोकसभा चुनाव अलग लड़ा और परिणाम हम सब जानते हैं कि वहां भारतीय जनता पार्टी ने भी सीट नहीं जीती और AIADM के भी नहीं जीत पाई। लेकिन एक चीज जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बात बहुत अच्छे ढंग से समझ आई कि वहां उन्होंने अकेले दम पर संगठन को खड़ा करने की बड़ी कोशिश की अन्नामलाई के जरिए, लेकिन वहां उनको उस तरीके की सफलता नहीं मिल पाई जिस सफलता की उम्मीद उनको जागी थी। उन्होंने AIADM के साथ जो है अलायंस भी किया और अब ये कोशिश में है भारतीय जनता पार्टी कि AIADM के जो फैक्शन है अलग अलग हो हैं, TT दिनाकरन हो या पनीरस्वामी हो और उनके साथ साथ शशिकला, इन सबको एकजुट करके जो है AIADM का जो वोट बैंक है वो एकजुट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी का एक फैक्शन है वो ये चाहता है कि विजय के साथ अलायंस हो जाए किसी तरीके से, तो भारतीय जनता पार्टी AIADM और विजय मिलकर सरकार बना सकते हैं। मैं एक और चीज बताता हूं आपको, जब AIADM के साथ अलायंस हुआ तो कुछ दिन बाद जो है AIADM की तरफ से ये बयान आया कि हम NDA में तो हैं, लेकिन अगर वहां पर सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल नहीं होगी।
उस पर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की तरफ से जो है वो बयान नहीं आया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि ये जो गठबंधन है ना, ये बहुत नाजुक स्थिति में है, कभी भी टूट सकता है। इस पर कोई कमेंट ना आना ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु के अंदर अपने पैर जमाने हैं और इसके लिए वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं। और एक तरीके से कहें कि कई बार उनको जहर का घूंट भी पीना पड़ता है, तो वो भी पीते हैं, क्योंकि एडीएम के लिए शर्त रखी थी कि अन्नामलाई जब तक पार्टी में किसी पोजीशन पे रहेंगे तब तक वो अलायंस की बात नहीं करेंगे। असम में आपको मैं दो चीज बता रहा हूँ क्योंकि बहुत छोटी है। एक, हिमंता विश्व शर्मा की खुद का जो रिसोर्सेज है वो बहुत मजबूत है। 2021 के विधानसभा चुनाव के अंदर जो है वो बदरुद्दीन अजमल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे भी नहीं मालूम है जी, ललन टॉप के इंटरव्यू में कहा था, हाँ, कि बदरुद्दीन अजमल ने ये कहा था कि मुझे भी नहीं मालूम है कि हिमंता विश्व शर्मा ने मेरे यहाँ कुछ उम्मीदवारों को जो है टिकट दिला दिया। हिमांशु जी, संभावनाएं तो आपने खूब गिना दी, नहीं हिमांशु, चुनौतियां भी बता दीजिए कुछ। नहीं हिमांशु जी को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि हमारे देश में एक ही पार्टी है और हम ऑपोजिशन मुक्त भारत करवा रहे हैं। मैंने केरल की बात जिस तरह से कर रहे हैं, एक तरफ आप क्रिसमस के दिन पे चुनाव में चुनौतियां भी बताइए करिए, केवल आप इस तरह से बात कर रहे हैं केवल जैसे वही सवाल पूछा था। हिमांशु, मेरा सवाल ये है कि आपने संभावनाएं तो गिनवा दी सत्तारूढ़ पार्टी की, थोड़ा चुनौतियां भी बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है, लोकसभा चुनाव में पीछे रह गए समाजवादी पार्टी से, उत्तर प्रदेश को लेकर क्या योजना है भाजपा के अंदर, इस पर बात हो। केरल में क्या कुछ आयातित चेहरों के भरोसे रहेंगे? नहीं, जो मुख्यमंत्रियों पर भी सवाल उठ रहे हैं, कई मुख्यमंत्रियों पर सवाल उठ रहे हैं उनके कि वो मुख्यमंत्री आपने ऐसे कमजोर रखे हैं जिससे पार्टी की जो संगठन है, कई लोग बताइए। लेट हिम रिस्पोंड। ही मस्ट रिस्पोंड। या बताइए। I'll respond to सर, मैं कोई आपको जवाब दूंगा। और अच्छे देखिए, केरल और तमिलनाडु में तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई संभावना है नहीं, तो चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। अब वो जितना केरल भी, अरे सुनते, जवाब तो सुनिए राजीव जी। हाँ हिमांशु बोलिए। जिनका वहां खाता नहीं है, 4 तमिलनाडु में विधायक है, अब आप कहेंगे कि साहब तो वो तो जोड़ तोड़ करके अपनी जो कठिनाइयां हैं, जो उनके सामने परेशानियां हैं, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ना। मैंने वही आपसे कहा कि आप देखिए कि उनके सामने अलायंस नहीं, उन्होंने ताकत लगाई 2024 में, उसमें सक्सेस नहीं मिला, तो उन्होंने एआईएडीएमके के साथ अलायंस किया। एआईएडीएमके के साथ अलायंस उनकी शर्तों पे हुआ कि अन्नामलाई नहीं आएंगे, अच्छा नहीं आएंगे। उसके बाद एआईएडीएमके का स्टेटमेंट आता है ईपीएस का कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल नहीं होगी, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक स्टेटमेंट नहीं आया। तो ये चुनौतियों को वो किस तरीके से टैकल कर रहे हैं, मैंने ये कहा। ठीक है। दूसरा, आसाम का मैंने आपको बता दिया कि मैंने असम पे तो बहुत विस्तार से चर्चा हुई, असम पे विस्तार से चर्चा हुई जी। बंगाल को लेकर चुनौती है, बंगाल के लेके भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती है कि उनके जो पुराने लीडर्स हैं उनको मनाने की कोशिश, उसमें क्योंकि 3 दिन अभी अमित शाह रह के आए हैं और 18 और 19 तारीख को प्रधानमंत्री की 2 रैलियां होनी है। 3 दिन में उन्होंने कोशिश की, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, पुराने नेताओं को नए नेताओं के साथ बैठा के जो भी मसले थे उनको सुलझाने की कोशिश की। और अभी भी बहुत सी चीजें हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वहां इंटरनल एक अलग तरीके की लड़ाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई नेताओं से जब हमारी बात होती है, कई सांसदों से बात होती है, तो वो एक चीज कहते हैं कि पूरी पार्टी के अंदर अगर कोई डिसीजन लेने वाला व्यक्ति है तो शुवेंदु अधिकारी नजर आते हैं, उसमें बाकी लोगों की भूमिका बहुत कम हो जाती है। इस चीज को भारतीय जनता पार्टी जो है वो पाटने का काम कर रही है। दिलीप मंडल को लेके आए, दिलीप घोष को लेके आए, दिलीप मंडल नहीं, दिलीप मंडल को भी लेके आए, लेकिन मिनिस्ट्री में बिठा रखा है। मंडल भी आ गए, दिलीप घोष भी आ गए और राहुल सिन्हा को भी शामिल किया। ये 2 वो लोग हैं जिनके बारे में खबरें आई कि उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की। तीसरा अगर आप देखेंगे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के जितने नाराज नेता है ना, उनको कोशिश, और जिन लोगों के साथ हिंसा हुई है वहां, भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके घरों में जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनकी थोड़ी बहुत अच्छी ग्राउंड में पकड़ है और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वहां चुनाव जीता जा सकता है या एक संदेश दिया जा सकता है राजनीति में, तो उसको देने की कोशिश जो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जैसे 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक जो रेप विक्टिम थी
उनको चुनाव लड़वाकर संदेश देने की कोशिश की थी और भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव बिल्ड करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने आपको बताया वहां पे भी कई डिफरेंसेस है। और भारतीय जनता पार्टी की एक और कोशिश है कि पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी ने 100 से ज्यादा उन लोगों को टिकट्स दिए थे जो टीएमसी या अन्य पार्टियों से आए थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इसको कोशिश किया है कि कोई जो है टॉलीवुड से, और देखते हैं, ये तो अभी जब टिकट वितरण होगा तब देखा जाएगा। हमारे साथ ये फैसला हुआ है सौरभ जी, ये फैसला लिया है उन्होंने। अरे सर, फैसला तो ये भी लिया गया था 2024 से पहले कि जो परफॉर्मिंग सांसद नहीं उनके टिकट काटे जाएंगे। क्या हुआ यूपी बिहार में? सब टैली सामने है सर। 2022 के यूपी विधानसभा में भी तय हुआ था। नहीं, वो तय पार्टी को करना है। मैंने तो ये बताया जो उनके सामने चुनौतियां हैं उसको, मैं भी यही कह रहा हूँ कि चुनाव तक आते आते बहुत सारी तयशुदा चीजें बदल भी जाती होती है, लेकिन उनकी कोशिश है कि इस बार बाहर के नेताओं को तरजीह ना दी जाए। जी, आपने उत्तर प्रदेश की बात की, हम सब जिन नामों को लेकर चर्चा कर रहे थे, चाहे वो BL वर्मा हो, चाहे वो निषाद हो, चाहे दिनेश शर्मा हो, या अन्य नेताओं को लेकर धर्मपाल सिंह हो, तमाम नेताओं पे चर्चा हुई, लेकिन अंत में पार्टी ने डिसीजन क्या लिया? पंकज चौधरी को लिया है। एक कुर्मी है और भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि 2024 के अंदर जो है सबसे ज्यादा गैर यादव ओबीसीज में जिस कम्युनिटी ने डेंट डाला उनमें कुर्मी कम्युनिटी थी, तो उन्होंने उस वोट बैंक को साधने की कोशिश की, और ये जानते हुए कि अनुप्रिया पटेल अपना दल के जो अध्यक्ष हैं वो उनके साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद पंकज चौधरी को लीडर बनाया। और आप देखिए कि कल जेपी नड्डा ने अनुप्रिया पटेल और उनके पति जो हैं आशीष पटेल, उनसे मुलाकात की है कि उनकी जो नाराजगी है उसको कैसे दूर किया जा सकता है। वहां की राज्य सरकार के साथ जिस तरीके का टसल चल रहा है, अनुप्रिया पटेल ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मुद्दे को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है, और वो चाहती है कि इस पर जो है सरकार जल्द से जल्द फैसला ले। तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की जो छोटी छोटी चीजें है ना उसको सुलझाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अब मैं रजत सेठी का रुख कर रहा हूं। सर, मैं आई विल कम बैक टू यू। रजत सेठी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। रजत, 2026 इंडियन पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपको बड़ी संभावनाएं, बड़ी तब्दीलियां टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पे, नैरेटिव पे, चैलेंजेस पे क्या दिखती हैं? देखिए, ज्यादातर तो कंटिन्यूम की ही संभावना लग रही है। बहुत आमूल चूल परिवर्तन तो तब होता है जब कोई एक नया चेहरा लाके एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स की बात करता है, तो वो तो होता हुआ दिख नहीं रहा। जितनी भी इमेजिनेटिव बातें हो रही हैं, मिला जुला के सब वही कुछ लीडर्स हैं जो कि बोल रहे हैं। तो मुझे ऑपोजिशन से भी कोई ऐसा कोई ममदानी टाइप की आवाज उठते हुए तो विपक्ष से तो उम्मीद नहीं है। तो जो आपकी बातें हैं कि कुछ एक ऐसा फ्रेश थिंकिंग आएगी हमारे राजनीतिक डिस्कोर्स में, तो वो तो ना के बराबर है। यही सब घिसी पिटी बातें 2026 में भी चलती रहेंगी। इसीलिए जैसा राजदीप जी भी बोल रहे थे, मोदी जी की कॉम्पिटिशन सिर्फ मोदी जी से ही स्वयं है कि वो कैसे इंश्योर करें कि जो 2025 में उन्होंने अचीव किया, इतनी टर्ब्यूलेंस थी फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे लेके, इकोनॉमिक पॉलिसीज के लेवल पे लेके, उन सबको मिलते हुए 2025 में रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ के नंबर्स पोस्ट किए। अब कोशिश ये आएगी कि जो आने वाले बहुत बड़े बड़े हेडविंड्स हैं जो कि देश के खिलाफ एक माहौल बन रहा है, अंतरराष्ट्रीय माहौल में बहुत ज्यादा रेसिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, बांग्लादेश में भी हम लोग देख रहे हैं, हमारी क्या फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी वहां रहने वाली है। और यूएस वगैरह में भी आप देखिए H1B के ऊपर आए दिन खबरें आती हैं। तो मिला जुला के ये जो एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं वो मोदी जी को काफी एब्जॉर्ब करके रखेंगे। तो बीजेपी की कोशिश रहेगी कि संगठन का दायित्व अमित शाह जी और नितिन नवीन जी अपने स्तर पे ले सकें और कोशिश कर सकें कि एक जो श्रृंखला बनी है 2024 के टिप के बाद कि लगातार असेंबली चुनाव जीत रही है, वो बीजेपी एक मोमेंटम को मेंटेन करे। और अगर ये नहीं होगा तो फिर आप देखेंगे कि जो बड़े इश्यूज हैं जैसे जॉबलेसनेस, एआई की वजह से फर्दर जो हमारे आईटी सेक्टर पे जो गहरा प्रभाव पड़ा है, ये सबका ना एक पॉलिटिकल एंगल, एक पॉलिटिकल स्वरूप मिलना शुरू होगा। तो उससे वो एक ज्यादा गहरी समस्या का स्वरूप ले सकता है।
मुझे इसलिए लगता है एक मोमेंटम भारतीय जनता पार्टी को बनाए रखना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होगा। और इंटरनल थिंकिंग बीजेपी की हमेशा से रहेगी कि ये इंश्योर किया जाए कि माइक्रो विन्स, छोटी छोटी जीत, इधर उधर बीएमसी चुनाव हो गया, इधर चुनाव हो गया, इन सबको बड़े पर्दे पे लाके सेलिब्रेट भी किया जाए ताकि एक पॉलिटिकल कंटिन्यूटी दिखती रहे। इससे आपके जितने बाहर में बैठे हुए लोग हैं जो कि पिन प्रिक से भारत को चुभोते रहना चाहेंगे, डिस्टेबलाइज करना चाहेंगे पॉलिटिकली, वो सब ना हो पाए। और कोशिश यही रहनी चाहिए कि ऑपोजिशन भी अपनी एक जिम्मेदार ऑपोजिशन और विपक्ष की एक जगह बनाए और उसको सैक्रोसैंक्ट, उसको इतनी गरिमामयी तरीके से उसका पालन करे जिसमें कि फ्रिवलस इशू, छोटे मोटे इश्यूज हैं, ये सब ना आ सके, बल्कि गहरे इशू जो कि जनमानस को रिफ्लेक्ट करते हैं, उनकी एस्पिरेशन को रिफ्लेक्ट करते हो, ये सब आए। ये सब चुनाव में डाउट क्रिएट करना, ये सब चीजें इंस्टीट्यूशनल क्वेश्चंस करना, इनसे बहुत लंबे इश्यूज नहीं है जिसको आप ड्राइव कर सकें सालों साल तक। तो मेरा तो यही है, 2026 में मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ ज्यादा डीपर गवर्नेंस इश्यूज के ऊपर विपक्ष भी सक्रिय हो सकेगा और सत्ता पक्ष भी जो है ज्यादा डीपर लेवल पे इन्वॉल्व करेगा अच्छे एक्सपर्ट्स को और परमानेंट सॉल्यूशंस ढूंढेगा जो समस्याएं हैं हमारे आसपास। बढ़िया। राजदीप जी, मैं इतना ही कहना चाहता था, अक्सर मैं प्रोग्राम पर मेरे दोस्त हिमांशु से मेरे कुछ मतभेद होते हैं, लेकिन जो उन्होंने आज कहा मैं कह सकता हूं कि उसमें ही स्टोरी है, पॉलिटिकल स्टोरी है कि बीजेपी ने जितनी गलतियां की 2024 के लोकसभा, एक अहंकार आया था, ओवर कॉन्फिडेंस, कुछ भी, आपकी बार 400 पार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कहां कमजोरी रही, महाराष्ट्र जैसे राज्य में कहां कमजोरी रही, उन्होंने रिकवर किया है क्योंकि दे लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। एक बार गलती करते हैं, ये बीजेपी की ताकत है कि मुझे लगता है बीजेपी में कोई ना कोई व्यक्ति हो, संगठन हो, एक टीम है जो देखती है यहां हमारा कुर्मी वोट चला गया, अजीत पवार के साथ जब हम एक तरह से किस तरह से हमारा तालमेल, कहां कमजोरी हो गई, आरएसएस का कितना इन्वॉल्वमेंट था या न था, ये सब चीजों पर बीजेपी बारीकी से नजर लगती है। और ये हिमांशु की बात से मैं बिल्कुल मानता हूं कि इन सब चीजों में बीजेपी जोर दे रही है। हिमांशु जिस तरह से कहते हैं वैसे लगता है कि बड़ी आसान, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ डन डील, दैट्स वेयर आई डिफर, बट एटलीस्ट हिमांशु जी सही कह रहे हैं कि कोई ना कोई स्ट्रेटेजी है, कोई ना कोई, केरल जैसे राज्य में भी कोशिश हो रही है कि हम क्रिश्चियन कम्युनिटी को कैसे रीच आउट करें। प्रधानमंत्री चर्च गए थे उस दिन, जो एक इंपॉर्टेंट अपने आप में एक मैसेज था। हालांकि जिस तरह से बीएचपी और बजरंग दल ने फिर क्रिसमस डेकोरेशंस को तोड़ा, बहुत गलत मैसेज गया है केरल में, और वहां के चर्च के लीडर ने भी बहुत एक तरह से स्ट्रांग उसका रिएक्शन दिया है। लेकिन बीजेपी कोशिश कर रही। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष देखिए, विपक्ष को लगा 2024 के बाद कि अब तो हमारी सरकार आने ही वाली है, और वो ओवर कॉन्फिडेंस में शुरुआत में चले गए। उसके बाद वो गलत मुद्दों को लेकर अपनी हार के वजह देने लगे। आज की तारीख में अभी भी कांग्रेस में कई लोग हैं जो एक डिवाइडेड ओपिनियन है। एक समझते हैं कि हमने ईसी को टारगेट करना चाहिए, जब तक हम इलेक्शन कमीशन को नहीं टारगेट करेंगे और सवाल नहीं उठाएंगे तब तक कुछ होने नहीं वाला है। और इलेक्शन कमीशन को सवाल के जवाब देने चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या इस पर आप अपनी लोकप्रियता बढ़ा पाओगे, या लोकप्रियता उन मुद्दों पर जो रजत ने बात की, गवर्नेंस के मुद्दे, आज इतने मुद्दे आपके पास है। अब आप देखिए ना, इंदौर में आपको तो सिटिंग तक एक मुद्दा मिल गया है, और मध्य प्रदेश में लगातार 4-5 ऐसे घटनाएं हुई है जो विपक्ष उसको उठा सकता है। दिल्ली में आप उठा सकते हैं, जो प्रदूषण का एक तरह से पॉपुलर मूवमेंट। राजस्थान में, अब देखिए राजस्थान में कम से कम कांग्रेस, सचिन पायलट, अशोक गहलोत ने मुद्दा तो उठाया अरावली का। हर राज्य में ऐसे मुद्दे हैं। विपक्ष का क्या प्रॉब्लम है? क्या विपक्ष आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन में जाए कि हम विचारधारा, ये डेमोक्रेसी खतरे में है, लोगों की रोजी रोटी से जुड़े जो मसले हैं और ये जिंदगी से, लाइवलीहुड से जुड़े जो मसले हैं, वो ज्यादा जरूरी, और ये डिवाइड विपक्ष में है। क्योंकि बीजेपी में साफ है, हमें चुनाव जीतना है, साम दाम दंड भेद, चुनाव जीतना है। वो वर्ड्स हिमांशु ने नहीं यूज किए, लेकिन ये सच्चाई है उस डायरेक्शन में। दूसरी तरफ हिमांशु अब हंस रहे, दूसरी तरफ विपक्ष ये नहीं जानता है कि हम विचारधारा की लड़ाई करें या हम लड़ाई करें जो असली मुद्दे हैं। ये जो, और वहां ये भी है कि आप तालमेल कैसे, व्हाट इज योर स्टेटस ऑफ योर इंडिया अलायंस, इज इट देयर, इज इट नॉट देयर? वो तालमेल तो हमने बिहार में भी देखा कैसा था। नहीं, इसीलिए तो मुश्किल है ना। तो विपक्ष इज अनप्रिपेयर्ड। जब आप एग्जाम में जाते हैं, एक स्टूडेंट है, अगर उसको 75% भी मिले, वो ट्राई करता है अगले बार 90%, और दूसरा स्टूडेंट 60% लेकर इतना खुश है
कि अगर अगली बार उसे 50 भी मिले, वो कहता है लेकिन इट्स ओके। अब वो जो है ना एक कॉम्प्लेक्स, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, द विनर इन इंडिया is the one who is looking at his mistakes and trying to get distinction. And the one who got just decent pass marks is not yet doing enough to get a first class. यही मुश्किल हमारी पॉलिटिक्स की है। लेकिन आई थिंक 2020 वो ये भी कहते हैं कि मीडिया गड़बड़ है, और सर है, ये सब बिल्कुल सही है। मीडिया एक तरफा है, आप इससे नहीं हट सकते। आप ये हट नहीं सकते। बोल क्यों नहीं रहे हैं फिर? इतनी देर से क्यों नहीं बोल रहे थे सर? इलेक्शन कमीशन पर इतनी देर से क्यों नहीं बोल रहे थे? तो ये मेरे याद दिलाने की वेट कर रहे थे। नहीं सर, ये सब इलेक्शन कमीशन में कमजोरियां हैं, ये सब है। आज एक विपक्ष के नेता, ये मीडिया एक तरफा है कहना बहुत आसान है। आज तो सबको पता है कि ये बात भी ये डिजिटल मीडिया पर ही कह रहे हैं। हाँ, जब आप रचनात्मक और पुख्ता ढंग से मुद्दे उठाते हैं, अरावली के मुद्दे पर सफल होते हैं। आप सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने, लोगों ने कोर्ट पे, जमीन में, हर जगह मुद्दे उठाए, मीडिया ने ही तो एक्सपोज किया ना सबसे पहले। सर मैंने आपको वही कहा ना। सौरभ, मैं एक उदाहरण देता हूं। आप जो कह रहे हैं सब सही है, लेकिन क्या है ओपोजिशन में, खासतौर से कांग्रेस में कोहेरेंट नैरेटिव सेटिंग का सिस्टम नहीं है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा यह है कि कांग्रेस के जो तब से बोल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ वो कम है। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, आप बंगाल में देखिए, एसआईआर का समस्या हर जगह हुआ, सब जगह रोते रहे सभी। बंगाल में मिनिमल, ममता बनर्जी ने इतना हंगामा नहीं किया, उन्होंने उस बात की तोड़ निकाली क्योंकि उनके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ थे। तो टीएमसी ने घर घर जाके, एसआईआर के वो बीएलओ पहुंचने से पहले टीएमसी के वर्कर्स पहुंचे, लोगों को समझाया, उनके वोटर्स को समझाया कैसे अपने वोट बचाना है, सब कुछ किया। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है और जिस चीज को तोड़ना है, जहां जहां ऐसे संगठन है, ऐसे पार्टी है, वहां वहां बीजेपी को रोका गया है। ये उदाहरण है, एक टीएमसी है, बहुत सारे स्टेट में तो बीजेपी घुस नहीं पा रहे, जैसे साउथ में वही ऑर्गेनाइजेशन है, वही स्ट्रेंथ है, लेकिन सामने अगर टक्कर देने वाला है तो बीजेपी रुक जाता है। सर मैंने वही कहा ना कि विपक्ष के सामने दुविधा क्या है। एक विपक्ष है जो समझता है कि पूरा सिस्टम हमारे खिलाफ है। एक कांग्रेस के नेता ने कहा, if elections have become, if ED does not get you, यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आपको नहीं पकड़ता तो EC आपको कमजोर करता है। ये एक तबका है। मैंने कहा ना, यही तो प्रॉब्लम है विपक्ष की। कुछ लोग समझते हैं कि हमारे स्ट्रेटेजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है मीडिया में, प्रॉब्लम है ईडी में, प्रॉब्लम है ईसी में। प्रॉब्लम्स हैं। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको चुनाव के 1 महीने के पहले, लोकसभा के पहले 20 साल पुराना नोटिस भेजता है, देयर इज अ प्रॉब्लम इन द सिस्टम, देयर इज नो लेवल प्लेइंग फील्ड। मनी पावर आप देखिए ना, एक बड़ी अच्छी स्टोरी 2 दिन पहले निकली इंडियन एक्सप्रेस में, 99% फंड्स मुंबई जो मुंबई के वार्ड्स हैं वो वहीं गए जहां रूलिंग पार्टीज के एमएलएस थे। सो इट इज नॉट इजी बीइंग एन ऑपोजिशन लीडर। हैविंग सेड दैट, ऑपोजिशन इज नॉट टेकिंग अप द राइट इश्यूज। आज अगर बीजेपी होता तो यू वुड हैव सीन, इंदौर में तो वो पूरा एक तरह से एक ऐसी माहौल करवा देते, मीडिया कैन नॉट इग्नोर इट। कांग्रेस ने कुछ हद तक अरावली के मुद्दे को लेकर किया, आम आदमी पार्टी ने कोशिश की है प्रदूषण के लेके, बट आई थिंक आम आदमी पार्टी एट द मोमेंट इज वेरी वीक एंड फोकसिंग ऑन लार्जली ऑन पंजाब। माय लिमिटेड पॉइंट इज, जो हिमांशु ने कहा बिल्कुल सही कहा, बीजेपी स्ट्रैटेजी लेकर आगे बढ़ती है, दैट इज देयर। हम केवल देखते हैं उनके पास मोदी जी है, केवल मोदी जी नहीं है, उनके पास संगठन है, उनके पास स्ट्रैटेजी है, उनके पास नेतृत्व भी है, उनके पास वो हंगर है कि हम हर स्टेट, हिमांशु जी की बात बिल्कुल सही है, इवन केरल जहां आपको शायद 1 या 2 सीट मिले वहां भी हम कोशिश करेंगे, तमिलनाडु में हम जूनियर पार्टनर है वहां कोशिश करेंगे, बंगाल में हम कभी सरकार नहीं बनाए लेकिन कोशिश करेंगे। कांग्रेस क्या करती है? यू सी दैट इज द डिफरेंस, यू नीड हंगर। चलिए, हंगर इज मिसिंग। सो हिमांशु एंड आई फॉर सौरभ जी, आज सौरभ जी मैं एक बात कहना चाह रहा वी आर ऑन द सेम साइड। अच्छा, राजदीप जी इतने ओजस्वी ढंग से बोलते हैं कि मुझे लगता है कि जब ये सदन में जाएंगे तो इनको माइक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बताओ, आप दोनों में से कौन पहले जा रहे हैं? ये जाएंगे। मैं ये ऐसा लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। देवियों और सज्जनों, कहीं पर लिख लीजिए गांठ बांध के, मैं पत्रकारिता की ही जमीन पर खूंटा गाड़ के बैठा हूं, मैं नहीं जाने वाला कहीं। तेवर बदलेगा नहीं, कलेवर भले बदल जाए। जी, ये वीडियो बाद में चलाना तो नहीं पड़ेगा जब आप सदन में बैठेंगे। 10 साल तो कहीं नहीं जा रहा हूँ, जो मतलब 10 साल के बाद प्लान। अरे कौन जाने मेरे दोस्त। सो ये गांठ मत बांधिए, 10 साल बाद जा भी सकते हैं। 10 साल के बाद ये सांस लौट रही होगी कि नहीं लौट रही होगी,
कहीं बुंदेलखंड में अपने ट्रैक्टर पे बैठा खेती कर रहा होगा। जर्नलिस्ट सौरभ द्विवेदी 10 साल एक्सपायरी डेट के साथ आ रहे हैं। नहीं एक्सपायरी डेट नहीं, मैं कम से कम देखिए, कायदे से तो आदमी को एक सांस बाद का भी कॉल नहीं देना चाहिए। सौरभ द्विवेदी वही बात कर रहे हैं, ये बार बार कहते रहते हैं, मैं कह रहा हूँ कि मैं खूंटा गाड़ के यही हूँ। सौरभ द्विवेदी वही बात कर रहे हैं जो प्रशांत किशोर करते हैं। प्रशांत किशोर क्या कहते हैं, हर 10 साल मैं प्लान करता हूँ कि कुछ नया करें। अब 10 साल उनके हो गए लल्लन टॉप में, राइट। अब आप देखिए अगले 10 साल वो लल्लन टॉप को लेकर कहीं और चले जाए, सिनेमा में देखिए ये देखिए ये बात यहाँ लल्लन टॉप की नहीं हो रही, बात पत्रकारिता की हो रही है। अध्ययन, अध्यापन, लेखन और पत्रकारिता, अगले 10 बरस ये 4 चीजें करूंगा प्रोफेशनली। व्यक्तिगत स्तर पर गांव की महिलाओं के स्वावलंबन के लिए काम, ज्यादा से ज्यादा स्वयं सहायता समूह, फार्मर प्रोड्यूस कैंपेन शुरू हो गया। नहीं कैंपेन नहीं, हर वो व्यक्ति जो गांव से आया है ये उसका कर्ज है अपनी माटी के प्रति। ये भाषण की बात नहीं है सर, बहुत अच्छी बात कही। हम पढ़े लिखे हैं, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। हम थोड़ा सा कोशिश करें, हम एफपीओज बनवा सकते हैं, गांव के किसानों को समझा सकते हैं कहां वित्त का बेहतर प्रबंधन हो सकता है, बेहतर बीज मिल सकते हैं। आप जाके जब एक पत्रकार जाएगा, मैं गांव से आता हूं और जिला कृषि अधिकारी से कहूंगा कि भाई मेरे गांव के लोगों को बेहतर बीज दीजिए, मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाऊंगा और कहूंगा कि आप अपने जो भी एक्सपेरिमेंट करने हमारे यहाँ के खेतों पे करिए। हमारी चूंकि पहुंच ज्यादा है, पूछ ज्यादा है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है ना। तो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनवाना, गांव की महिलाओं के स्वयं सहायता समूह तैयार करवाना, जेंडर रेशियो बेटर हो, बेटियां ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और गांव में लाइब्रेरीज और खेल के मैदान बने। सारे इश्यूज तो आपने मैनिफेस्टो में डाल ही दिए। नहीं मैं ये देखिए, आपको सत्ता और सरकार की जरूरत नहीं है। साथ में सौरभ द्विवेदी की सबसे बड़ी ताकत जो मैं समझता हूं, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल सकते हैं और बहुत ही कोहेरेंट। कौशिक भाई मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, समाज में बदलाव लाने के लिए आपको हमेशा सरकार का, सत्ता का मुंह देखने की जरूरत नहीं है। समाज के अपने आपके हम सबके इतने संसाधन हैं। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति, हमने जैसे गांव में अभियान शुरू किया कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति एक बच्ची को पढ़ाने लगे, बहुत फर्क आ जाता है सर। तो इसके लिए कोई ऐसे ही केजरीवाल बोलता था एक समय में। इन 2007 और 6 I first met अरविंद केजरीवाल। एग्जैक्टली, मैं और अरविंद केजरीवाल, एक सेमिनार हुआ था आरटीआई पर, आरटीआई तभी आ रहा था, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो हमें कुछ पत्रकार थे, कुछ एनजीओ थे, सबको लखनऊ बुलाया गया था, पहली बार मैं मिला। उन्होंने भी इसी तरह से कहा, देखिए वी हैव टू स्टार्ट चेंज फ्रॉम एनजीओ, वी हैव टू कंट्रीब्यूट, गिव बैक टू सोसाइटी, आई हैव कम फ्रॉम आईआईटी, आई वांट टू गिव बैक। 8-9 years later he was the chief minister। So देखिए ये है ना, जिंदगी में कुछ भी, कौन जाने हिमांशु जी कहाँ के आज हमें स्ट्रेटेजी के बारे में इतना। मुझे कहीं का मुख्यमंत्री नहीं बनना है सर। नहीं मुख्यमंत्री, मुझे अपने गांव की बेटियों की समृद्धि चाहिए, उनका बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, उनकी शिक्षा चाहिए, और इसके लिए राजनीति में जाने की जरूरत नहीं है। पहले ऐसे ही राजनीति में जाने की आवश्यकता नहीं है, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। हर चीज का समाधान सत्ता में नहीं होता है। अच्छा आप हिमांशु जी आप कह ही दीजिए कि आप तो सत्ता में विश्वास रखते ही ये कह रहे हैं कि ये एक्टिविज्म करना चाहते हैं। कोई एक्टिविज्म नहीं है, ये आपका कर्ज है, ये आपका ऋण है। अच्छा। अपनी जन्मभूमि के प्रति। राजदीप जी ने इतनी किताबें लिखी हैं। राजदीप जी गोवा के बेटे हैं। क्या सुंदर हो कि राजदीप सरदेसाई गोवा के एक गांव को गोद लें और कहें कि मैं और मेरे सारे मित्र, मुंबई के मित्र, दिल्ली के मित्र, गोवा में एक सुंदर सा पुस्तकालय बनवाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हर वो बच्ची जो पढ़ना चाहती है लेकिन संसाधनों की कमी के चलते नहीं पढ़ पा रही है, राजदीप और उनके साथी उन बच्चियों की पढ़ाई का प्रबंध करेंगे। बहुत छोटा सा काम है, हर व्यक्ति, सक्षम व्यक्ति एक गांव पकड़ ले। दिस इज माय चैलेंज फॉर द नेक्स्ट 10 years। यू हैव गिवन मी, मैं आज टास्क भी दे दिया। मैं बहुत दिनों के बाद आज मैं सौरभ और हिमांशु दोनों की बात से सहमत हूँ। हिमांशु की बात में जहां तक बीजेपी की स्ट्रेटेजी है, और सौरभ की बात जहां तक जनता की सेवा कर, ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं। सक्षम लोग, हमने देहदान का संकल्प लिया है, सक्षम लोग देहदान का संकल्प ले लें, नेत्रदान, अंगदान का संकल्प ले लें, अपनी जीविका का एक हिस्सा। और इसमें कोई ये नहीं कि आप कोई बहुत महानता कर रहे हो, आपको इसी में सुख मिलता है। किसी को पेंट हाउस में सुख मिलता है तो वो पेंट हाउस में ले, उसमें भी कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है। आप अच्छे कपड़े पहनिए, देश दुनिया घूमिए, सब करिए, लेकिन बहुत ज्यादा वजन नहीं पड़ता अगर आप किसी की शिक्षा से। सर हिमांशु जी बोलना चाहते हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो नेतागिरी। जी हिमांशु जी। देखिए, एक तो पहली बात कि आज राजदीप जी ने मेरा बहुत समर्थन कर दिया। मुझे लग रहा है आज मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ। और खैर दूसरी चीज, कैसे निभे बेर केर को संग, बेरस डोलत आपने उनके फाटत अंग। आज कैसे मिलन हो गया भाई।
मुझे भी नहीं समझ आ रहा क्या सही है कहा कि इसका मतलब क्या है? राजनीति तो मैं आपको एक सेकंड हिमांशु, मैं वो मीनिंग समझना। संग कुछ नहीं होता है, एक में रस बहुत होता है और इसका एक का शरीर फाड़ा जाता है उसके भक्षण के लिए, वो एक जोड़ पे नहीं बैठते। ओके समझ गया। मैं क्योंकि राजदीप जी ने कहा कि राजनीति में आने का, देखिए मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूं मैं राजनीति में नहीं आना चाहता, ना ही कभी आऊंगा, क्योंकि एक बड़े व्यंग्यकार थे, मैं उनको बहुत भली भांति जानता हूं। उन्होंने लिखा था एक बार अपने छोटे से व्यंग्य में, जिसमें उन्होंने कहा था कि सत्ता पक्ष का सांसद होने के कारण मैं अपने व्यंगों के साथ जो है वो न्याय नहीं कर पा रहा हूं जो कटाक्ष मुझे करने चाहिए थे। तो पत्रकार अगर किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जाता है तो वो अपनी पत्रकारिता के साथ जो है वो न्याय नहीं कर पाता है, ये मुझे लगता है। जो बात सौरभ जी ने कही मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। पत्रकार को पत्रकार रहना चाहिए। बहुत से लोग राजनीति में गए, सांसद बने हैं, इसमें उनकी अलग अलग चीजें हो सकती हैं, उनकी सोच क्या रही होगी, वो उस विचारधारा के साथ सहमत होंगे, उस विचारधारा में पले बड़े होंगे, तब वो पत्रकारिता छोड़ के गए। लेकिन आप पत्रकारिता के साथ तभी न्याय कर सकते हैं जब आप किसी पार्टी के साथ संबद्ध नहीं हो। आज हिमांशु और मैं हर चीज बहुत बढ़िया। चलिए अभी नए साल की इससे सुंदर क्या शुरुआत होगी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ देश की तरक्की की बात कर रहा है, इसी के साथ बढ़ते हैं। ये आप अपनी बात, हिमांशु जी अब हम दोनों साथ आते हैं, ये इन्होंने जो बात कही है इसके विरोध में हम आ जाते हैं। ये क्या बात हुई, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ आ गए हैं, ये तय हो गया। ये देखिए सौरभ जी, ये आप मत करिए, ये आप केवल अब फिर से राजदीप जी ने अज्यूम कर लिया है कि ये सत्ता पक्ष में किसी में है। नहीं, देखिए ये मेरा साफ है बॉस। दोस्तों तारीख याद रखिए, ये 2 जनवरी 2026 है। देखो रौनकें लगती रहेंगी, शास्त्रार्थ होते रहेंगे, मतभेद होते रहेंगे, मनभेद नहीं होने देंगे। राजनीति पर चर्चा निरंतर चलती रहेगी। उस्ताद लोगों ने कहा है, आप भले ही ये कहें कि पॉलिटिक्स में मेरी दिलचस्पी नहीं है, पर हमेशा याद रखें पॉलिटिक्स आपकी हर चीज में बहुत बहुत दिलचस्पी ले रही है। इसलिए देवियों और सज्जनों, मेरा हाथ जोड़कर आपको ये सुझाव है, आपसे ये प्रार्थना है दैट टेक ग्रेट केयर ऑफ योर पॉलिटिक्स, टेक ग्रेट इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। अपनी राजनीति में, अपने इर्द गिर्द की राजनीति में भाषा की, व्यवहार की, भोजन की, धर्म की, जाति की, देश की, नागरिकता की, हर राजनीति में बेहद दिलचस्पी लें। नेता नगरी में हमारा यही प्रयास रहता है कि आपको दैनंदिन की घटनाओं के सहारे ये नैरेटिव के बनने और बिगड़ने की जो कहानियां हैं वो बता सकें, समझा सकें। कहने का ये सिलसिला निरंतर चलता रहेगा। नए वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और नेता नगरी की तरफ से आपको सौरभ द्विवेदी का प्रणाम। दिन भर मोबाइल में लगे रहो, डेटा खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म बेटा, बस यही जिंदगी हो गई हमारी। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं तो आइए शनिवार 10 जनवरी को पटना के बापू सभागार, उस दिन है लल्लन टॉप का बिहार अड्डा। और कुछ लाइनें भी हैं, लाइनें जैसी हैं कि मुरेठा हो या शॉल हो, भूजा हो या बवाल हो, लेकिन आ रहे हैं पवन सिंह और आ रहे हैं कई सारे कलाकार। होगा लल्लन टॉप क्विज, मिलेगा गुलाबी वाला तकिया। अगर जीतना है, अगर आना है, अगर देखना है, अगर सुनना है, अगर मिलना है तो thelallanTop.com पर बने हुए लगे हुए बैनर पर जाइए, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए, रजिस्ट्रेशन करिए, पहुंच जाइए जनवरी के सबसे धाकड़ इवेंट में। हजरात हजरात हजरात, गाना बजाओ।